हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और मेरे स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर यानी एसी चैप्टर के एक और लेसन में आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग एसी चैप्टर में धीरे धीरे करके धीरे धीरे दिन में करते 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 एक एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम लोग वाटलेस करंट पढ़ेंगे। छोटा छोटा ये सब टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके आगे और बढ़ेंगे तो और भी टर्म पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशंस वगैरह पढ़ेंगे। तो सारी चीजें पढ़ेंगे, तो बस रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग कीजिए कॉपी में वाटलेस करंट और समझना शुरू कीजिए। लेकिन हाँ, मैं कितनी बार बोल रहा हूं आपसे कि एसी करंट का जो चैप्टर है इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है बच्चे। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं कोर्स को आगे बढ़ाता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं वाटलेस करंट। नाम से कुछ सुगंध आ रहा है क्या? वाटलेस करंट, नाम से कुछ सुगंध आ रहा है, कुछ गूंज रहा है आपके अंदर। वाटलेस करंट, चलिए मैं समझाता हूं। देखिए, सुनिए मेरी बात। वाट जो होता है वो किसका यूनिट होता है? पावर का। वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। वाटलेस करंट यानी बिना पावर का करंट, बिना पावर का। हम लोग जो अभी तक पावर पढ़ चुके हैं उसके रेफरेंस से मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। समझिएगा मेरी बात। देखिए, जैसे आप मेरी बात को सुनिए कि आपको पता है कि पावर इक्वल टू होता है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। यस और नो? आपको ये बात अच्छे से पता है मेरे लॉयन कि जो पावर होता है एसी सर्किट का वो होता है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। ओके, अच्छा, ये तो याद ही होगा कि कॉस फाई को लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि यही करता यही धरता, इसी के कारण पावर डिसाइड होता है कॉस फाई के कारण। तो मैं दो तरीके से समझाऊंगा। पहले मैथमेटिकल तरीके से। देखिए, मैथमेटिकल तरीके से मैं क्या समझाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए एसी सर्किट में आपका सिर्फ इंडक्टर हो, ओनली इंडक्टर, इस बात को समझिएगा कि अगर एसी सर्किट में आपका सिर्फ इंडक्टर हो, ओनली इंडक्टर, तो अगर एसी में सिर्फ इंडक्टर रहेगा मेरे बच्चे, तो फेज डिफरेंस आपका होता पता है कि 90 डिग्री होता है। ऊपर होता है वोल्टेज, इधर होता है करंट, और फेज डिफरेंस 90 होता है। और फाइन 90 होने की वजह से अगर मैं पावर निकालूंगा तो cos 90 जब यहां हो जाएगा, cos 90 पुट करूंगा तो पूरा का पूरा पावर जीरो आ जाएगा। हाँ या ना, यस, तब पूरा का पूरा पावर हमारा जीरो आ जाएगा। ओके, और वही मैं आपसे कहूं, सुनिए कि मैथमेटिकली मैं आपको सिखा रहा हूं, मैथमेटिकली, कि अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर के लिए फाई -90 होता है, करंट इधर वोल्टेज नीचे तो -90 होता है कैपेसिटर के लिए। तो इसके लिए भी सिर्फ पावर निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। नहीं, सिर्फ इंडक्टर रहेगा तो भी पावर जीरो, सिर्फ कैपेसिटर रहेगा तो भी पावर जीरो। या अगर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो तो भी पावर जीरो। मैं बता चुका हूं कि इसको जो हमारा हो गया ये एलसी सर्किट, इसमें भी VL ऊपर जाएगा, VC नीचे जाएगा। अब ये बड़ा होगा तो नेट वोल्टेज ऊपर, ये बड़ा रहेगा तो नेट वोल्टेज नीचे, लेकिन 90 बनाएगा, करंट वाले से 90 डिग्री बनाएगा, ऊपर हो या नीचे हो। तो मैं आपसे क्या करूं, मैथमेटिकली बोलने से भी पहले नाम से मैंने देखने के लिए बोला कि नाम है वाटलेस करंट, मतलब बिना वाट का करंट, बिना पावर का करंट। देख रहे हैं ना, नाम से पता चल रहा है बिना पावर का करंट। यानी कि ऐसे आप समझिए कि जब एसी सर्किट में करंट वह है, करंट तो फ्लो होना ही है, लेकिन पावर जीरो हो, मतलब कोई पावर नहीं हो, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो। पावर क्या होता है? जो यूनिट टाइम में जो एनर्जी का लॉस या एनर्जी का कोई भी डिवाइस जो यूज करता है उसी को बोलते हैं पावर। रजिस्टर वगैरह जो होता है, 1 सेकंड में जितना भी बल्ब वगैरह एनर्जी खपत करता है, 1 सेकंड में जितना ऊर्जा खर्च करता है, जितना एनर्जी खर्च करता है 1 सेकंड में, उसी को तो बोलते हैं हम लोग पावर। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला मेरे बच्चे, मैंने बोला आप लोगों से कि नाम से पता चलता है वाटलेस करंट।
बिना वाट का करंट, यानी एक ऐसा करंट जिसमें कोई वाट नहीं हो, मींस कोई पावर नहीं हो, पावर 0/सन्नाटा, 0 पावर। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसमें कोई वाट नहीं हो, कोई पावर नहीं हो, पावर 0/सन्नाटा। तो देख के आपको पता चलता है कि एक ऐसा करंट सर्किट में जो कि करंट तो बहे लेकिन पावर 0, वाटलेस, बिना पावर का करंट। यानी कि जब एसी, ऐसा समझिए, जब एसी सर्किट में करंट बहे और पावर 0 हो तो उस करंट को बोलते हैं वाटलेस करंट। नाम से पता चल गया। अब चलिए मैं मैथमेटिकली समझाता हूं। देखिए मैथमेटिकली मैंने क्या समझाया कि आपको पता है कि पावर का ये फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हम लोग, डिराइव भी किए हैं। तो अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर हो, सिर्फ कैपेसिटर हो, या इंडक्टर और कैपेसिटर हो, तो इस समय फेज डिफरेंस ऑफ हाई है वो हमारा 90 डिग्री, +90 या -90 जो भी हो, तो ये होगा। तो अगर पावर फैक्टर की बात करूं तो cos 90 0 हो जाएगा, नहीं पावर फैक्टर 0, इस वजह से पूरा पावर भी 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं कि जब एसी सर्किट में ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर या इंडक्टर कैपेसिटर हो, यानी एल हो, सी हो या एल सी हो, उस समय सर्किट का पावर 0 मिलता है। करंट तो बहेगा, आप एसी सर्किट जोड़ दीजिएगा तो करंट तो बहेगा, बट पावर जो है वो 0 होगा। पावर 0 होने का मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, पावर 0 हो जाएगा, कोई खर्च नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा, तो पावर सर्किट का 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। समझ में आया मैथमेटिकली? क्या, सुनिए मेरी बात। अगर मैं सीधे शब्द में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? जब एसी सर्किट में करंट बहे लेकिन पावर ना हो, मतलब पावर 0 हो, उस करंट को बोलेंगे वाटलेस करंट। पहला वाटलेस करंट, ओके। दूसरा मैंने क्या बोला, मैथमेटिकली भी दिखाया आप लोगों को कि देखिए जब आपका एल रहेगा, सी रहेगा या एल सी रहेगा, जैसे आपके माइंड में ये बात तो घुस गया कि ठीक है सर, करंट बहने के बावजूद भी अगर पावर 0 होगा तो उस करंट को बोलेंगे वाटलेस करंट, ये हम समझ गए सर। लेकिन कब सर, कब ऐसा मिलेगा, कब करंट बहने के बावजूद भी पावर 0 होगा? तो वही मैं दिखा रहा हूं मैथमेटिकली कि आपके पास जब इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, या इंडक्टर कैपेसिटर दोनों हो, उस टाइम पे करंट तो फ्लो होगा लेकिन पावर निकालेंगे तो cos phi 90 यानी cos phi 0 होने की वजह से, phi 90 यानी cos phi 0 होने की वजह से पावर 0 मिलेगा। तो इन तीनों केसेस में, सिर्फ इंडक्टर कैपेसिटर या इंडक्टर कैपेसिटर के केस में जो करंट मिलेगा उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। ठीक है, मैथमेटिकल भी आप समझ गए। इसको ना थोड़ा सा फिजिक्स के मद्देनजर समझते हैं, फिजिक्स से समझते हैं। देखिए क्या, मुझे ये बताइए कि एनर्जी का लॉस कौन सा डिवाइस करता है? हम लोग 3 तरीके का डिवाइस देखे हैं, आपको पता होगा कि हम लोग 3 तरीके का डिवाइस देखे, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। मैं फिर से कर रहा हूं, कैपेसिटर, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है, और रजिस्टर। तो ये 3 तरीके के डिवाइस में, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर, ये 3 तरीके के डिवाइस में एनर्जी का लॉस कौन करता है? रजिस्टर करता है लॉस। बाकी ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। ये आपका इंडक्टर मैग्नेटिक और कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। मतलब आप ये सोचो ना कि जब सर्किट में रजिस्टर ना हो, कोई रजिस्टर ना, सर्किट में रजिस्टर हो ही नहीं, तो करंट तो बहेगा, एसी के कारण करंट तो बहेगा, लेकिन रजिस्टर नहीं है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पावर 0 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब रजिस्टर नहीं रहेगा सर्किट में तो क्या रहेगा? या तो एल रहेगा या सी रहेगा, या एल और सी दोनों रहेगा, या तो एल रहेगा या तो सी रहेगा, या एल और सी दोनों रहेगा। तो एनर्जी का तो लॉस होगा नहीं, रजिस्टर नहीं है तो, लेकिन करंट तो बहेगा। तो उसी करंट को बोलते हैं वाटलेस करंट। तो सब के सब ना नाम में छुपा हुआ है आंसर। देखिए नाम से आप देख सकते हो वाटलेस करंट। देखिए वाटलेस मतलब, कहने का मतलब बिना वाट वाला करंट, बिना, विदाउट करंट, विदाउट वाट, विदाउट पावर, ओके। तो चलिए लिख, अच्छा इसको लिखाने से पहले एक चीज और, इसको लिखाने से पहले एक चीज और, उसको भी जरा जान ही लीजिए। वाटलेस करंट तो ऐसे आप लोग समझ ही गए ये चीज। अब मैं इधर समझाता हूं आपको, रियल में बताता हूं, समझिए मेरी बात। जानते हैं, आपसे पूछेगा, मुझे पता आप समझ गए, आपसे पूछेगा कि अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तो उस समय जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाटलेस करंट है कि नहीं? आप लोग बोलिएगा यस सर वाटलेस है। आपसे बोले, पूछेगा कि अगर सर्किट में जो सिर्फ इंडक्टर है तो इस समय जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाटलेस है। आप आसानी से बोल दीजिएगा वाटलेस है, क्योंकि बोलिएगा इंडक्टर है
तो रजिस्टर नहीं है, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो करंट जो होगा वो वाटलेस होगा बोल दीजिएगा। या ऐसे भी सोचिएगा कि इंडक्टर है तो फेज डिफरेंस होगा 90, तो cos 90 जीरो होने की वजह से पावर जीरो हो जाएगा, तो पावर जीरो मतलब वाटलेस करंट, कोई पावर नहीं मतलब वाटलेस करंट। पूछेगा कैपेसिटर है तो आप वो वहां भी बता दीजिएगा वाटलेस करंट, कि हाँ वाटलेस करंट होगा, यहां भी चाहे जैसे बोलिए, या इन दोनों में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे कहेगा कि रजिस्टर है तब करंट वाटलेस होगा कि नहीं, रजिस्टर उसमें है, रजिस्टर है, अब ये दोनों ये सब भी रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, रजिस्टर उसमें है, और उसमें है, सी रहे एल रहे या ना रहे सी या ना रहे एल, लेकिन रजिस्टर है, तो उस समय करंट वाटलेस नहीं होगा, उसमें करंट वाटलेस नहीं होगा। लेकिन जानते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, उस समय भी थोड़ा सा वाटलेस करंट का इफेक्ट मिलता है। मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे भी वाटलेस करंट का एक थोड़ा सा इफेक्ट मिलता है, थोड़ा सा। समझाता हूं कैसे, देखिए समझिए मेरी बात को, देखिए देखिए सिर्फ आर रहेगा ना, सिर्फ आर, मैं भी आपको सब समझाता हूं, सुनिए, सिर्फ आर रहेगा ना, सिर्फ रजिस्टर, तब तो वाटलेस करंट नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा। और सुनिए, सिर्फ एल रहेगा, सिर्फ सी रहेगा या एल सी रहेगा, तब पूरा करंट वाटलेस होगा, पूरा का पूरा वैल्यू, पूरा करंट का ही वैल्यू वाटलेस होगा, क्योंकि सिर्फ एल रहेगा तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, पूरा करंट वाटलेस, सी रहेगा तो भी पूरा करंट, और ये भी रहेगा तो भी पूरा करंट। लेकिन अगर आर, ओनली आर हो तब कोई भी नहीं वाटलेस, लेकिन आर के साथ अगर एल हो, सी हो, कुछ भी जुड़ा हुआ हो, तो आर के कारण जो करंट बहेगा वो तो वाट देगा, लेकिन एल और सी का जो इफेक्ट आएगा वो वाटलेस में जाएगा। इसको मैं फेजर डायग्राम से दिखाता हूं, देखिए समझिए इस चीज को। मान लीजिए, चलिए मैं इस एक्सिस पे वोल्टेज को ड्रॉ कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ड्रॉ कीजिए, इस एक्सिस पे मैं वोल्टेज को ड्रॉ किया, ओके। और मान लीजिए हमारा करंट ऐसे है, वोल्टेज मतलब वी आरएमएस वोल्टेज, और इसमें करंट हमारा आई आरएमएस, ओके। और दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है, ये देखिए फेज डिफरेंस फाई, दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है बच्चे, कि यहां जो पावर होगा वो भी आरएमएस, देखिए भी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई होगा। ये आपको पता है कि यहां जो पावर आएगा वो भी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई आएगा। ये आपको अच्छे से पता है, ओके, ठीक है सर, पता है, ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए, तो आपको देखिए इस चीज को ध्यान से ऐसे देखिए कि इस आई का अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे, आपको पता है आई का कंपोनेंट तोड़ेंगे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं ना, 5 मिनट के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, वेट कीजिए 5 मिनट। मैं बोला कि इस आई का अगर आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वोल्टेज के अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा आई का, इधर आई का, इधर आई कॉस फाई, या आई आरएमएस अगर है तो आई आरएमएस कॉस फाई, आई कॉस फाई, ओके। आपको लग रहा है डीसी में आप पढ़े थे, डीसी में जब करंट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट डीसी करंट में पावर इक्वल टू वी इंटू आई, डायरेक्ट आप पढ़े थे, नहीं डीसी में डायरेक्ट पढ़े थे पावर इक्वल टू वी इंटू आई, डायरेक्ट वी इंटू आई पढ़े होंगे डीसी में, वी इंटू आई। आपको लग रहा है कि यहां भी वोल्टेज हो गया वी और करंट हो गया पूरा आई कॉस फाई, देखिए आई कॉस फाई, यानी ये हो गया वोल्टेज और यहां से यहां करंट। कहने का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सुनिए क्या समझाना चाह रहा हूं। इतना समझाने के बाद ये तो आप समझ ही गए कि वाटलेस करंट क्या होता है, बिना पावर का करंट, ओके। ये भी समझ गए कि जब सिर्फ एल रहेगा सर्किट में तब पूरा का पूरा जो करंट रहेगा वो वाटलेस बन जाएगा, सिर्फ सी रहेगा तो भी पूरा का पूरा करंट हमारा वाटलेस बन जाएगा सिर्फ सी के समय, लेकिन एल सी रहेगा तो भी पूरा का पूरा वाटलेस बन जाएगा, ओके। और अगर आर रहेगा सिर्फ तब तो पूरा का कोई भी करंट वाटलेस नहीं होगा, तो पूरा का पूरा करंट जो है करंट है, जैसे पूरा एनर्जी जो भी लॉस वाटलेस नहीं होगा। लेकिन जानते हैं आर के अलावा एल या सी रहेगा ना, तो कुछ पार्ट करंट का जाएगा पावर में और कुछ पार्ट चला जाता है वाटलेस में, करंट का कुछ ही पार्ट के कारण पावर मिलता है। देखिए ना यहीं पे ये आई का अगर मैं इधर कंपोनेंट तोड़ूं तो आपको पावर मिला सिर्फ आई कॉस फाई के कारण, देखिए आई कॉस फाई, वी गुना आई, वी इंटू आई कॉस फाई। जबकि आई का जो एक कंपोनेंट मिलेगा ऐसे, देखिए एक कंपोनेंट ऐसे आई का जो मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आई साइन फाई, आई का एक कंपोनेंट इधर मिलेगा आई कॉस फाई, तो उधर मिलेगा ना ऊपर में आई साइन फाई, जी ये तो पढ़े होंगे ना, आई का इधर आई कॉस फाई तो उधर आई साइन फाई, तो आई साइन फाई यहां है ना, ये वाटलेस करंट है। यहां वाटलेस करंट जो है
ये है हमारा I sin phi, I sin phi हमारा वाटलेस करंट है। आइडिया लगी ये चीजें? जल्दी बताइए, आइडिया लगी ये चीजें? नहीं लगा तो मैं सबको एक साथ कंबाइन करके बता रहा हूं, सुनिए। लास्टली वाटलेस करंट तो आप लोग समझ गए, एक ऐसा करंट या ऐसा करंट या उस समय का करंट जब सर्किट का पावर जीरो हो, मतलब सर्किट का पावर जीरो हो, उसमें जो करंट बहता है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मैंने बोला ये मिलेगा कब? मैंने बोला सिर्फ एल रहेगा तो देख लो, पावर जीरो होगा, इस समय एल के समय करंट मिलेगा वाटलेस, इसके समय वाटलेस, इसके समय वाटलेस। आर अगर रहेगा तो आर के समय वाटलेस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा जो आर के लिए फाई होता है ना, वो 90 नहीं बल्कि जीरो होता है, सिर्फ आर के लिए। याद कीजिए, आर के लिए वी भी इधर और आई भी इधर, सिर्फ ओनली आर के लिए। याद कीजिए, दोनों एक ही साइड। तो इसमें फाई होगा जीरो, तो पूरा का पूरा वी आर में इंटू आई आर में, यानी वोल्टेज इंटू करंट, पूरा पावर मिलेगा, नो डाउट। लेकिन अगर आर के साथ साथ एल हो, सी हो, या जो भी हो, या एल सी आर हो, या आर एल हो, या आर सी हो, जो भी सर्किट हो, आर के साथ कोई और हो, तो अगर आप पावर को देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कॉस फाई ना तो 90 भी नहीं रहेगा कि डायरेक्ट जीरो बोलेंगे, आर के साथ एल या सी रहेगा तो फेज 90 नहीं ना रहेगा, कहीं वोल्टेज या करंट ऐसे कहीं तिरछे ना पास करता है। अगर इस पर करंट को दिखाएंगे तो वोल्टेज को ऊपर दिखाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेम ही चीज है। तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला आपसे मेरे बच्चे कि आपका सिर्फ मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपका आर के साथ कोई और भी डिवाइस रहेगा तो उस समय करंट का जो है वो कुछ पार्ट के कारण पावर मिलेगा। जैसे देखिए आई कॉस फाई, भी का इधर जो करंट मिलेगा आई कॉस फाई, और कुछ पार्ट जो चला जाएगा वो वाटलेस में चला जाएगा, कुछ पार्ट चला जाएगा वाटलेस में। ठीक है, चलिए बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ओरली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, देखता हूं बता पाते कि नहीं। बताइएगा मुझे क्या पूछना चाहूंगा आपसे, और अब क्या बताएंगे? सुनिए, सबसे पहली बात कि मुझे बताइए, सिर्फ इंडक्टर हो, ओनली इंडक्टर, उस टाइम पे, ओनली इंडक्टर के टाइम में पूरा करंट वाटलेस में जाता है कि उसका कुछ पार्ट जाता है? बोलिए। यस, पूरा करंट जाता है वाटलेस में, सिर्फ इंडक्टर हो तो पूरा करंट चला जाता है वाटलेस में। क्यों? क्योंकि दो तरीके से, पहला तो इंडक्टर एनर्जी लॉस करेगा नहीं, इंडक्टर लॉस नहीं करेगा तो पूरा करंट, कोई पावर होगा नहीं, कोई पावर खपत होगा नहीं, तो ऐसे बोल सकते हैं पहला। या दूसरा, इंडक्टर के समय फाई होता है 90 डिग्री का, तो कॉस फाई यूज करेंगे, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, पावर जीरो हो जाएगा। चलिए ठीक है। सिर्फ कैपेसिटर रहेगा तो भी पूरा करंट वाटलेस जाएगा, यस और नो? सिर्फ कैपेसिटर रहेगा तो भी पूरा करंट जो है हमारा चला जाएगा वाटलेस करंट में, सिर्फ कैपेसिटर में। ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों रहे तो भी पूरा करंट चला जाएगा वाटलेस में, और सिर्फ रजिस्टर रहे तो, सिर्फ रजिस्टर रहे तो सिर्फ रजिस्टर जब रहेगा, सिर्फ रजिस्टर रहेगा, रजिस्टेंस रहेगा, तो उस टाइम पे आप कोई भी करंट वाटलेस नहीं होगा, मतलब पूरा का पूरा जो भी करंट है वो एनर्जी को यूज वगैरह, खपत वगैरह में चला जाएगा। ओके। लेकिन अगर रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर, कैपेसिटर ये भी कुछ जुड़ा हुआ रहे तो उसका कुछ पार्ट जाएगा पावर में, और उसका दूसरा जो वोल्टेज पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो चला जाएगा वाटलेस में। समझ में ये चीजें आई? माइंड में गया? तो चलिए, माइंड में गया तो हेडिंग कीजिए वाटलेस करंट। हेडिंग कीजिए मेरे बच्चे वाटलेस करंट। कर लिए हेडिंग या स्टूडेंट्स? तो उसमें लिखिए। अब तो इतना समझने के बाद आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो वाटलेस करंट। लिखिए 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 लिखिए। when in AC circuit resistance not present, when in AC circuit resistance not present, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में, that is only inductor कॉमा ओनली कैपेसिटर, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं, दैट इज ओनली इंडक्टर कॉमा ओनली कैपेसिटर और इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मतलब सिर्फ एल हो या सी हो या एल सी हो। क्या ब्रैकेट बंद। तो मैंने क्या लिखा है? व्हेन इन एसी सर्किट रेजिस्टेंस नॉट प्रेजेंट, देन in this case
then in this case average consumed power is 0. Then in this case average consumed power is 0. So this current is known as wattless current. So इसलिए this current is known as wattless current. So this current is known as wattless current. नहीं ऐसा नहीं है, क्या लिखे? सो एवरेज कंज्यूम्ड पावर इज 0, ये नहीं लिखे, उसको लिखिए सो in this case current is known as wattless current, AC current. So in this case AC current is known as, या current is known as, जैसे ही पढ़ रहे हैं ना, current is known as wattless current. क्लियर हो गया? मतलब इस समय जो करंट होगा कब, जब रजिस्टर ना हो, यानी सिर्फ एल हो, सी हो या एल सी हो, तो वाटलेस करंट होगा. ओके, अब इसमें एक चीज और लिखाऊंगा कि जब एसी सर्किट में आर के साथ साथ, देखिए जब एल सी या एल सी रहेगा तब तो पूरा का पूरा करंट वाटलेस ही हो गया, क्योंकि फेज 90 होगा तो डायरेक्ट पूरा का पूरा करंट जो भी भरा है वो सब वाटलेस हो जाएगा. लेकिन जब आर के साथ साथ या तो एल हो या सी हो या एल सी हो, जो भी हो, तो उस समय करंट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा. क्यों? क्योंकि कंपोनेंट अगर करंट को दो भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में अगर करंट को तोड़ेंगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा उसके कारण वोल्टेज मिल रहा है, पावर मिल रहा है उसके कारण, और इधर जो कंपोनेंट मिल रहा है उसके कारण कोई पावर नहीं मिल रहा है. तो इस समय करंट का इस वोल्टेज के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट मिलेगा उसी को बोलेंगे वाटलेस करंट. तो चलिए लिखिए इस चीज को, चलिए लिखिए इस चीज को बच्चे, पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिए उसमें. when in AC circuit resistance present with inductor or capacitor, resistance present with inductor or capacitor, then component of current in perpendicular direction of voltage, then component of current in perpendicular direction of voltage is known as wattless current. ओके, और इसको आप ड्रॉ कर लीजिए. मतलब करंट का वोल्टेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसी को बोलेंगे वाटलेस करंट. इसको नोट कर लीजिए जल्दी से इस फिगर को. ठीक है बच्चे, चलिए अगर ये चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है. ओके, ठीक है. अब इसके बाद एक टर्म और हम लोग को पढ़ना है, मतलब बहुत सारा चीज पढ़ना, भी तो बहुत सारा चीज जानेंगे, लेकिन इसमें एक चीज जानेंगे, एलसी ऑसिलेशन. ये एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, पर इसको नोट कीजिए आप, और फिर हम आपको पढ़ाते हैं अच्छे से डिटेल्ड में एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, और मैं इसको इरेज भी करूंगा, साफ भी करूंगा. ठीक है, चलिए मेरे लॉयन, इसको नोट कीजिए आप. मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए इसको, फिर मैं साफ करूंगा इसको. चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे साफ कर रहा हूं. आपसे वाटलेस करंट पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझिएगा. जो आई करंट और वोल्टेज की भी जो फेज डिफरेंस है ना, तो उसके आई साइन फाई को बोलते हैं वाटलेस करंट. तो आपसे पूछा जा सकता है, वो तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको. ओके, तो फिर जाके उसको करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता और हंस के पूछा जा सकता है, याद रखिएगा. पूछा जा सकता, उसमें भी हंस के पूछा जा सकता है. और अब समझते हैं एलसी ऑसिलेशन क्या होता है. ओके, क्योंकि छोटा छोटा टर्म सभी जानना है. छोटा छोटा टर्म, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है कि उसी पे पूरा चला जाएगा, नहीं, छोटा छोटा टर्म से आपको सीखना है, हमको भी सिखाना है.
धीरे धीरे करते करते हम लोग सीख जाएंगे। चलिए, एलसी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है इसका मतलब? जैसे ही मैंने बोला ऑसिलेशन, मुझे बताइए क्या होता है इसका मतलब? इस ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? कंपन। यस और नो? मैंने बोला ऑसिलेशन, तो आपसे पूछ रहा हूं कि इस ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? इस ऑसिलेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे कंपन। कोई भी चीज कंपन करना, ऑसिलेट करना। हां या ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हां या ना? हां सर। चलिए, तो इसे करता हूं साफ और आगे बढ़ता हूं। एलसी ऑसिलेशन समझिए क्या होता है। अच्छा, ये तो समझ गए ना कि जो एल है, एल मीन्स हमारा इंडक्टर, वो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। और जो हमारा सी है, सी मीन्स कैपेसिटर। सी मीन्स कितना? कैपेसिटर। वो हमारा कैपेसिटर, वो हमारा क्या करता है भाई? आप ऐसे बोल सकते हो वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। अब यहां एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? देखिए, सुनिए मेरी बात, डिटेल्ड में समझाता हूं बढ़िया से, बेस से, आराम से पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। हेडिंग कर लीजिए एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन, OSCILLATI ऑसिलेशन। समझिए एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। मान लीजिए ना मेरे बच्चे, मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है और आपने इस कैपेसिटर को चार्ज करा। चार्ज कर दी, एक तरफ प्लस चार्ज होगा, एक और माइनस चार्ज होगा। कैपेसिटर तो चार्ज होगा, जिससे चार्ज होगा। एक और प्लस, एक और माइनस, आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ओके, तो आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब देखिए, चार्ज कर दिए तो इसमें एनर्जी होगा। अगर मान लीजिए चार्ज, इसका वोल्टेज V है, इसके अलोंग, तो हाफ से V² इसका वोल्टेज होगा। यस और नो? अगर वोल्टेज इसमें V है तो इसका वोल्टेज कितना होगा? हाफ से V² होगा। इसमें जो वोल्टेज होगा डेवलप होगा, हाफ से V² वोल्टेज डेवलप होगा, एनर्जी होगा हाफ से V²। अगर चार्ज Q है तो Q²/2C या हाफ Q²/C, जो भी बोले एनर्जी, याद है ना? कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है? या तो हाफ से V² बोलिए, या इसी को Q²/2C भी कहा जाता है, यानी हाफ Q²/C। सी का सब सेमी फार्मूला तो है। इसमें Q का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा, या किसी का वैल्यू कुछ पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। यस, तो इसमें उतना एनर्जी है। अगर चार्ज, अगर मान लो इस पे Q है तो Q²/2C एनर्जी है। अब हम क्या करते हैं इसे, समझिएगा, इसमें एनर्जी जमा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं इसे कि हम ना इसे इंडक्टर से जोड़ते रहे। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहली बात, आपको शायद पता कि नहीं पता है, बैटरी और कैपेसिटर में मेनली डिफरेंस क्या है? बैटरी और कैपेसिटर में पहले वो बताता हूं, तब आपको एलसी ऑसिलेशन समझ में आएगा। पहले वो बताता हूं, बैटरी और कैपेसिटर में मेनली डिफरेंस क्या है। देखिए क्या है, कैपेसिटर, अगर हमारे पास कोई चार्ज कैपेसिटर है ना, ऐसे प्लस माइनस कोई चार्ज कैपेसिटर, इसमें बल्ब जोड़ेंगे तो इसके कारण भी बल्ब जलेगा। ऊपर रखिए, नीचे रखिए, जिधर भी रखिए, चलिए नीचे कर देते हैं। इसमें अगर बल्ब ऐसे जोड़ेंगे तो बल्ब इसके कारण भी जलेगा, इसके कारण जलेगा। और जलेगा क्या? लेकिन जल के तुरंत बुझ जाएगा बल्ब। इसलिए बुझ जाएगा बल्ब क्योंकि जो माइनस इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस इलेक्ट्रॉन, या बोलिए ये प्लस है तो करंट के टर्म में बोलिए कि ये प्लस है तो करंट प्लस से निकल के माइनस की ओर जाएगा। या इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोलिए तो इलेक्ट्रॉन इधर माइनस है, वो माइनस से प्लस की ओर आएगा। जो ही बोलिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा तो करंट इसके उल्टा में फ्लो होगा। यही तो होता है, करंट में तो पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने बोला कि जब हम ऐसे जोड़ेंगे इसको तो करंट यहां से प्लस से जाएगा और बल्ब जलेगा। बल्ब जलने के बाद यहां पे चला जाएगा और प्लस माइनस बैलेंस होकर बल्ब जलना बंद हो जाएगा। कैपेसिटर के केस में, बैटरी में क्या होता है कि बैटरी को अगर जोड़ते हैं कैपेसिटर बल्ब से तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। बैटरी ना वोल्टेज मेंटेन रखेगा और बल्ब आपका जलते रहेगा, जलते रहेगा, जलते रहेगा, जलते रहेगा, बैटरी। लेकिन आपका जो ये है, कौन है? आपका जो ये है कौन है? कैपेसिटर। ये कुछ समय के लिए इससे बल्ब जलेगा, फिर बल्ब जलना बंद हो जाएगा, जल के फिर खत्म हो जाएगा। और क्या, बस इतनी सी बातें होंगी कैपेसिटर के केस में। तो एलसी ऑसिलेशन में क्या हो रहा है कि मैंने बोला आपसे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसे हम फुल्ली चार्ज कर दिए। देखिए आपके पास फुल्ली चार्ज आपने कर दिया, इसमें एनर्जी स्टोर है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें इंडक्टर जोड़ते रहे। इंडक्टर क्या करता है ये बताइए।
एक सेकंड, अब हम इसमें इंडक्टर जोड़ दे रहे हैं। ऐसे देखिए, इंडक्टर जोड़ेंगे तो इंडक्टर क्या करेगा ये बताइए, इंडक्टर क्या करेगा। देखिए जैसे जोड़ेंगे, सुनिए एलसी ऑसिलेशन में सी हो गया, ये एल हो गया, जैसे ही जोड़ेंगे तो अभी तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा। एग्जांपल कुछ भी मान लीजिए, क्यू नोट मान लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो भी मानना है वो मान लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे एक साइड प्लस क्यू, एक साइड माइनस क्यू, ओके। अब जैसे इंडक्टर को जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या होगा, पर जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही सर्किट कंप्लीट करेंगे, यहां से करंट चलेगा, यहां से और चल के माइनस क्यू आना चाहेगा करंट। लेकिन उसके जैसा नहीं, बल्ब जैसा नहीं। यहां क्या होगा कि जैसे यहां से करंट बहेगा ना, जैसे यहां से करंट बहेगा तो इस इंडक्टर से करंट बहेगा। तो आपको पता है कि इंडक्टर से करंट बहता है तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है। तो ये जो कैपेसिटर का जो चार्ज है, आप ऐसे समझो, ऐसे समझिए कि कैपेसिटर का पूरा, अभी मैं आपको समझ में आएगा, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ऐसे समझिए कि कैपेसिटर का पूरा एनर्जी इस इंडक्टर के अंदर जमा हो जाएगा। ये देखिए, आप ऐसे समझिए कि कैपेसिटर का पूरा एनर्जी इस इंडक्टर यानी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा। कैसे, मैं काफी डिटेल में आपको बताता हूं। पहले देखिए इस एलसी ऑसिलेशन को। वैसे भी मेरे बच्चे ना, ऑसिलेशन जो वर्ड है, शब्द है, उससे पता चलता है कंपन होना। देखिए कैसे कंपन होना क्या होगा कि यहां जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या होगा कि इस पे जाना चाहेगा, इस पे जैसे ही जोड़ देंगे तो। लेकिन जैसे यहां का एनर्जी इस पे जाना चाहेगा, समझिएगा, इस पे जाना चाहेगा, तो क्या होगा कि जैसे देखिए, जैसे आप जोड़ेंगे तो इस प्लस से माइनस की ओर ऐसे करंट बहेगा, प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि चार्ज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ऐसे तो, लेकिन करंट को बोलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर। तो करंट आपका प्लस से माइनस की ओर, माइनस की ओर, माइनस की ओर, माइनस की ओर, और ऐसे बहेगा, ओके। तो जैसे ही करंट हमारा बबुआ ऐसे बहेगा तो इंडक्टर से करंट बहेगा, तो इंडक्टर क्या चाहेगा कि हम करंट को अपोज करें, हम करंट को बहने ना दे, हम बढ़ने ना दे, यही इंडक्टर करेगा। और करंट को अपोज करता भी, आपको पता इंडक्टर करता ही है। तो इसके कारण क्या होगा कि इस इंडक्टर में चूंकि करंट भरा है, इसलिए इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी, ओके, मैग्नेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, ओके। और इस समय इस सिचुएशन को रहने दीजिए, यहां मैं ड्रॉ करता हूं और मैं क्या करता हूं कि जब पूरा ये प्लस चार्ज, सुनिए, जो पूरा प्लस है इस माइनस पे आ जाएगा, यूं बोले कि पूरा माइनस प्लस पे चला जाएगा, या तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं, जैसे सिंपल कैपेसिटर को भी अगर जोड़ दे प्लेट को तो क्या होगा, आप अगर आज से समझने के लिए बोलते हैं तो ये बोलिए कि पूरा माइनस जो है इलेक्ट्रॉन प्लस पे आकर डिस्चार्ज कर देगा। या करंट के टर्म में भी बोल सकते हैं कि यहां से प्लस निकल के माइनस पे जाके टोटल प्लस माइनस, यहां का प्लस खत्म हो जाएगा और ये प्लस इसमें जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होके खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस डिस्चार्ज होके क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि वहां से नहीं देख सकते, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जैसे ये डिस्चार्ज होगा, अगर ये डिस्चार्ज हो गया, प्लस माइनस पूरा खत्म हो गया, तो मेरा सवाल आपसे है कि प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर था वो कहां गया। कैपेसिटर के प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था, आपने इसे इंडक्टर से कनेक्ट करा, इंडक्टर से आपने इसे जोड़ा मेरे बच्चे। तो जब आप इसे इंडक्टर से जोड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी था, ये तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया प्लस माइनस खत्म होके, तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां गया। आप बोलेंगे सर उस समय कहां गया था जब बल्ब जलाए थे और डिस्चार्ज हो गया था, तो उसमें तो ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब का लाइट निकल के आपका उसमें लाइट एनर्जी में चला गया। या अगर रजिस्टर से जोड़ेंगे तो बहुत चीजों में खत्म हो जाता है। लेकिन यहां तो कोई रजिस्टर नहीं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी रजिस्टर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां गया। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब ये डिस्चार्ज हो गया, ये पूरा प्लस माइनस पे जाकर डिस्चार्ज कर दिया, तो इस समय क्या होगा ना कि इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के अराउंड जनरेट हो जाएगा। इंडक्टर के अराउंड इस समय मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और करंट इसमें सबसे इंडक्टर के अराउंड, ओके। और मैक्सिमम इसमें ऐसे समझिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अच्छा, अब देखिए जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था इसके मैग्नेटिक एनर्जी में चला गया, ओके। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो जो था वो इसके मैग्नेटिक एनर्जी में चला गया, ओके, ठीक है सर, चला गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट मेरा समझिए, अगला पॉइंट समझिए। अब जैसे इसमें करंट जीरो हुआ या मैग्नेटिक एनर्जी इसमें चला गया,
तो ये इंडक्टर क्या चाहेगा कि हम करंट को कमने ना दें। सुने ना इंडक्टर में सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन सुने ना हमसे इसके पहले वाले चैप्टर में, कि जैसे ही वो डिस्चार्ज हो गया तब तो करंट, देखिए डिस्चार्ज हुआ तो करंट बढ़ा 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 बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया इसमें करंट इसमें सबसे ज्यादा हो गया। लिखाऊंगा ना और लिखा हुआ को पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसमें करंट आपका मैक्सिमम हो गया, मींस मैक्सिमम करंट, सबसे ज्यादा करंट इसमें फ्लो हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं आपसे कि करंट तो सबसे ज्यादा हो गया, लेकिन अब जब पूरा चार्ज खत्म हो गया तब क्या होगा कि इसमें जो करंट जब कमना शुरू होगा तो ये जो कॉइल है ये चाहेगा कि हमें करंट ना कमे, इंडक्शन के कारण। आप पढ़े होंगे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण ये कॉइल चाहेगा कि करंट ना कमे, यानी जो करंट कम रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए इसी के डायरेक्शन में और भी करंट बहाएगा, और भी करंट बहाएगा। और जब और भी करंट बहाएगा तो अगला कंडीशन क्या होगा, समझिए, देखिए अगला कंडीशन क्या होगा। ये अगला डायग्राम कैसा बनेगा कि ये आपका कैपेसिटर है, देखिएगा ये आपका कैपेसिटर है इस चीज को, और ये आपका इंडक्टर है, और इसमें करंट मैक्सिमम हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब करंट मैक्सिमम होगा तो इसमें करंट कमना शुरू होगा। जब इसमें करंट कमेगा तो ये चाहेगा कि हमें करंट ना कमे, और ना कमने के लिए सेल्फ इंडक्शन के कारण करंट को सपोर्ट करना चाहेगा, सपोर्ट करना चाहेगा। तो जब करंट को ये सपोर्ट करना चाहेगा कि करंट हमें सपोर्ट हो, इस वजह से करंट को सपोर्ट करके वो इस पे अब प्लस जमा कर देगा अगला में, और इस पे आ जाएगा माइनस, मतलब कंपन के जैसा इस पे अब हो जाएगा प्लस, इस पे हो जाएगा माइनस अगला टर्म, और इसका एनर्जी उस समय जीरो हो जाएगा जब ये फुल्ली हो जाएगा, यानी इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू हो जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी फ्री, अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, कैपेसिटर को चार्ज किए, इंडक्टर से जोड़ दिए, जैसे इंडक्टर से जोड़े तो क्या हुआ, इसका चार्ज ऐसे जाएगा इस पे, ये डिस्चार्ज हुआ और इसका पूरा एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में इसमें जमा हो गया, कैपेसिटर का पूरा जगह मैग्नेटिक में। अब जैसे ही डिस्चार्ज हो तो करंट कमना शुरू होगा, तो इंडक्टर चाहेगा कि हमें करंट ना कम, इसलिए सपोर्ट में करंट बहाएगा। उसकी वजह से अब उल्टा डायरेक्शन में, जो पहले इधर प्लस था इधर, अब इधर वाले प्लेट पे देखिए, इधर वाले प्लेट पे प्लस और इधर वाले पे माइनस जमा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नेटिक खत्म होगा। फिर से वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। अब इधर से करंट आएगा, अब इधर से अब ऐसे चलेगा, नहीं प्लस से माइनस नहीं, देखिए यहां पे करंट ऐसे भरा, देखिए ऐसे फ्लो हो रहा है। इस चीज को थोड़ा सा ना गौर करने वाली चीज है, ऐसे भरा करंट, ये देखिए ऐसे प्लस से माइनस, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि करंट ऐसे भरा, या यूं बोले कि इसमें करंट नहीं भरा, ऐसे भी बोल सकते हो कि जब फुल्ली चार्ज ये है, इसका चार्ज थोड़ा भी खत्म नहीं हुआ तो करंट नहीं भरा, ये भी बोल सकते हो कि नहीं भरा करंट, इसमें हटा दीजिए करंट नहीं भरा है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा तो करंट बहना शुरू हो जाएगा, और करंट बहना शुरू होगा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही डिस्चार्ज होगा, धीरे डिस्चार्ज होगा। और जब डिस्चार्ज होगा तो उसका पूरा एनर्जी चला जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी में, कैपेसिटर का। अब मैग्नेटिक एनर्जी में गया, जब इसमें करंट कमना शुरू होगा तो ये चाहेगा कि हमें करंट ना कमे, इसलिए सपोर्ट करेगा, तो इधर प्लस इधर माइनस जमा होगा। अब सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन में फिर से दोहराएगा, ऐसा होगा। देखिए अगला फिगर ऐसा बनेगा, इस चीज को देखिए, आपका ये कैपेसिटर है, आपका ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर है, और इधर जो आपका प्लस था उधर, अब करंट ऐसे बहना शुरू होगा, ऐसे 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 इस पे, यानी प्लस एक तरीके से ऐसे बोलो समझने के लिए कि करंट का जो प्लस है वो इधर माइनस पे जाके इसको प्लस माइनस को डिस्चार्ज कर देगा। ओके, प्लस माइनस को डिस्चार्ज कर देगा। तो इस समय क्या होगा कि जब अब दोबारा डिस्चार्ज होगा तब हमारा फिर से मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, ये देखिए फिर से हमारा मैग्नेटिक एनर्जी में चला जाएगा एनर्जी, और ऐसे ही होते रहेगा। फिर अगला क्षण क्या होगा कि अब तो हो गया फिर से अगेन डिस्चार्ज, अब करंट कमना शुरू होगा तो ये सपोर्ट करना शुरू करेगा इधर की ओर, सपोर्ट करने के चक्कर में क्या होगा, देखिए क्या होगा कि अब इधर प्लस आ जाएगा, देखिए इधर प्लस होगा। अभी 10 मिनट के बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, इधर प्लस आ जाएगा, ये वाला फिगर बन जाएगा, इधर प्लस क्यों और इधर हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस क्यों। आइडिया लगी चीजें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। देखिए इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन यानी कहने का मतलब, या एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन, कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था कैपेसिटर में वो मैग्नेटिक में गया, अगला बार मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो गया, फिर अगला बार फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में आ गया, फिर अगला बार ये मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में गया, और फिर से वो सेम प्रोसेस फिर से ऐसे दोहराएगा। देखिए ये वाला सेम हुआ, और फिर इसके बाद ऐसे दोहराएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन,
एल और सी। और समझिए ये ऑसिलेशन मतलब एक तरीके से कंपन नहीं हो एनर्जी का, क्या कि इसका एनर्जी ऐसे चल के इसमें आ गया, फिर इसका एनर्जी फिर से चला गया कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर वाला चल के फिर इसमें आ गया, फिर इसका एनर्जी फिर से इसमें चला गया कैपेसिटर में, तो इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, समझ रहे ना। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि आपका आइडियल सर्किट है, आइडियल मतलब कोई रजिस्टर नहीं है, क्योंकि देखिए रियल लाइफ में कोई भी आप सर्किट बनाइएगा तो उसमें कोई ना कोई तो यूज कीजिएगा ही, रियल लाइफ में कोई भी सर्किट बनाइएगा तो कोई ना कोई तार वगैरह तो यूज कीजिएगा ही। तो अगर आप तार वगैरह यूज कीजिएगा, वायर वगैरह, तो उसका तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी बार बार लॉस होगा, और लॉस होकर कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा ऑसिलेशन। लेकिन अगर आपका आइडियल है, मान लीजिए इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट का थोड़ा भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। को तो अभी पता है और अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है ना कि जब एल हो या सी हो तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो उस समय एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये अनंत काल तक ये ऑसिलेशन चलते रहेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, ऐसे ना ट्रांसफॉर्म करते रहेगा, हमेशा ऐसे बदलते रहेगा एक एनर्जी दूसरे रूप में, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। थ्योरेटिकली समझ में आ गया तो बोलिए कि सर समझ में आ गया। थ्योरेटिकली मैं पूछ रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये थ्योरेटिकली आपको समझ में आ गया कि हाँ सर इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, तो बताइए कि हाँ सर हम समझ गए कि इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। तो अब क्या होगा मेरे स्टूडेंट, समझिए मेरी बात, अब क्या होगा। अब मैं यहां बोर्ड पर से हटूंगा, पहले तो मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, बोर्ड पर से हटूंगा तो आपके सामने लिखा हुआ आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, पेज में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एलसी ऑसिलेशन, उसको पहले पूरा फिगर वगैरह ड्रॉ करके अच्छे से नोट करना थ्योरेटिकली, फिर उसका मैथमेटिकली फॉर्म भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले थ्योरेटिकली उसको लिखिए। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, सुनिए, एक चीज और जान ही लीजिए, क्यों उसे छोड़िएगा, जान ही लीजिए। क्या, सुनिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ना मेरे बच्चे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, मतलब आइडियल सर्किट है, आइडियल, कोई भी रजिस्टर नहीं, रजिस्टर जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो ये ऑसिलेशन का ना करंट इसमें बहेगा, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, करंट बह रहा है ना बार बार। तो करंट का ग्राफ ऐसा मिलता है, ऐसा ये देखिए, ऐसा ग्राफ मिलता है, देख रहे हैं करंट का ग्राफ ऐसा, मतलब सेम एम्पलीट्यूड का, बढ़ेगा कमेगा, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर क्या, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, तो रेजिस्टेंस जब सर्किट में प्रेजेंट रहेगा तो धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए उसका ग्राफ धीरे धीरे, पहले तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, फिर हल्का कमा, फिर और कमा, फिर और कमा, फिर और कमा, फिर और, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जब पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा इसमें बहेगा। और इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर होता है, आपको पता होगा, तो इसमें करंट सबसे ज्यादा इसमें बहेगा। तो मैक्सिमम जो करंट है, करंट मैक्सिमम करंट, उस समय क्या होगा कि वो धीरे धीरे कमते जाएगा, क्योंकि रजिस्टर के कारण एनर्जी लॉस होते जाएगा। तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग एलसी ऑसिलेशन, इसको कहा जाता है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब लोग समझते होंगे कि किसी भी चीज में अगर एम्पलीट्यूड, जैसे कि मान लीजिए आपका सिंपल पेंडुलम होता है, और सिंपल पेंडुलम मान लीजिए ऐसा जगह पे रखा जाए जहां कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो वो जिंदगी भर ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे होकर क्या हो जाएगा, वो रुक जाता है, सिंपल पेंडुलम। तो उसको डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं। यहां भी सेम होंगी, दो चार बार ऑसिलेशन होगा, फिर खत्म हो जाएगा एनर्जी, रजिस्टर का के कारण, सर्किट के रजिस्टर के कारण एनर्जी खत्म हो गया, तो दो चार बार ऑसिलेशन होकर खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन। तो सुनिए, जब कोई भी, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, जब कोई भी सर्किट में, जब मैं कर रहा हूं मेरे बच्चे, जब सर्किट में कोई भी रजिस्टर ना हो, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में होते रहेगा। इसको आपका डायग्राम ये है, जब रजिस्टर रहेगा तो एनर्जी लॉस होगा, उस समय ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्पिंग इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, जैसा कि मैंने फिगर में बताया भी है आपको। और साथ साथ में मैंने क्या बोला, मेरे बच्चे, ओके, कि अगर आप डैम्पिंग में भी चाहते हैं कि ऐसे ऑसिलेशन होते रहे, ऐसे मतलब हमेशा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में होते रहे, तो जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना आपको बाहर से देना पड़ेगा, नहीं
जैसे एनर्जी नहीं लॉस हो रहा है तब तो ऐसा मिलेगा, एनर्जी लॉस हो रहा है तो कंप्यूट कमते जाएगा। लेकिन अगर आप एनर्जी लॉस में भी चाहते हैं कि हमेशा ऑसिलेशन होते रहे, तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, और बाहर से जब एनर्जी देना पड़ता है बच्चे, तो उसको बोलते हैं मेंटेन वाइब्रेशन, मेंटेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, मेंटेन वाइब्रेशन। वो तो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मेंटेन करना, मेंटेन करना। तो उसको आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में चलेंगे, मैथमेटिक्स के इसके चीजों को देखेंगे, जो कि हार्ड नहीं है, हार्ड भी है और हार्ड नहीं भी। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े, 11th पढ़े तो क्लियर है, नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आता तो इग्नोर करके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत रहेगी तब ना, जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला कि अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो थोड़ा बहुत आप इग्नोर करके भी आगे निकल सकते हैं। ओके, तो आपके सामने बोर्ड पे ना बच्चे लिखा हुआ भी मिलेगा, तो जो लिखा हुआ मिलेगा उसे आराम से पहले पूरा के पूरा को क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए तो बच्चे, पूरा नोट कीजिए, तो जल्दी से पूरा नोट कीजिए। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, इसको, इस पूरे को नोट कर लिए भाई। चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट एक बात और, ये तो आपका पूरा का पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बहादुर, आपसे कि सिर्फ थ्योरेटिकल से काम नहीं चलने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे भी आना पड़ेगा। मैथमेटिकल पोर्शन पे इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज गेन करना है। हालांकि देखिए, अगर जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है फिजिक्स का, जिनका मैथमेटिक्स उतना न्यूमेरिकल स्ट्रांग नहीं है, तो वह इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को अगर छोड़ भी देंगे तो उनका काम चलेगा, जो मैं मैथमेटिक्स के जरिए बताने वाला हूं एलसी ऑसिलेशन के बारे में, और जो क्वेश्चंस करवाऊंगा। बट अगर आप सीखने के प्रति आतुर हैं, आपको लगता है कि सर हमको नॉलेज लेनी चाहिए, तो फिर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आपको लगता है कि आपको नॉलेज लेना चाहिए, तो फिर मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो चलिए मेरे बच्चे, मैं इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में आता हूं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में तो आप लोग पूरा थ्योरेटिकल तो समझ ही गए कि कैसे एलसी ऑसिलेशन होता है, कैसे एक का एनर्जी दूसरे में, दूसरे का पहले में, पहले का दूसरे में, कैपेसिटर में एलसी ऑसिलेशन होते रहता है। ये भी मैंने बताया कि अगर रजिस्टर रहेगा तो एनर्जी लॉस होगा, उसको बोलेंगे डैम्पिंग। ओके, अब समझिए आगे, हेडिंग कीजिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। हेडिंग कीजिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशंस का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे होता और किस तरीके से काम करता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और पढ़ते क्या है। देखिए, पहला तो ये काम करेंगे कि जो आपका एसएचएम होता है, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आप सुने होंगे 11th में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हालांकि उसका यूज नहीं है, थोड़ा बहुत यूज है, ना के बराबर, तो काम चल जाएगा। अगर नहीं भी जानते होंगे तो कम से कम एसएचएम के बारे में इतना तो जानते होंगे ना कि बॉडी ऑसिलेट करता, ऐसे जाता, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसी के जैसा यहां कुछ एनर्जी के साथ होता है। एनर्जी यहां से यहां, मतलब चार्ज यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर करता है। तो वही हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में देखेंगे। और देखिए, अगर हम एसएचएम से उसको कंपेयर कर रहे हैं एनर्जी के ऑसिलेशन को, कि एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ओके, तो कुछ ना कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा। ओमेगा कुछ ना कुछ होगा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे आप लोग एसएचएम में भी पढ़े होंगे, तो वो भी होगी। तो वो सब चीजों से मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं, और आपको लगेगा देखने के बाद कि ना सर सच में ये एसएचएम जैसा है। आपको लगेगा ना सर, ना इस मनी सर, सच में एसएचएम जैसा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं सब कंपेयर करके। चलिए मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए बच्चे, मेरा कैपेसिटर, ये देखिए, और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे Q0 मान लेता हूं, Q0, और ये हमारा इंडक्टर है। इतना पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आ गया होगा कि जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तब इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, सबसे ज्यादा करंट। तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा उसको हम I0 मान लेंगे, और शुरू में जिसमें चार्ज रहेगा उसको हम Q0 मान लेते हैं।
तो एक कैपेसिटर का प्लस और एक कैपेसिटर पे माइनस चार्ज, एक प्लेट पे प्लस और एक प्लेट पे माइनस चार्ज। ओके, इनिशियल चार्ज मान लेते हैं, मतलब ऐसे किसी भी टाइम पे क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट मान लेते हैं। अब सुनिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में, हालांकि जब आगे जाके रेजोनेंस वगैरह पढ़ लीजिएगा ना आगे की क्लासेस में, तो फिर आपको ये भी और भी आसान लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। बट अभी पढ़ना है तो पढ़ना है, सीखना है तो सीखना है। मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि एनर्जी ट्रांसफर करेगा इससे इसमें, इसमें इससे इसमें, इसमें इससे इसमें, ऑसिलेशन हो रहा है। तो मेरे बच्चे देखिए, तो ये कैपेसिटर जो दिख रहा है और ये इंडक्टर जो दिख रहा है, किसी भी टाइम इसके और इसके बीच का वोल्टेज सेम होगा नहीं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे भी समझो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वोल्टेज सेम होगा, और नहीं तो ऐसे भी समझो कि आपका जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज किसी भी टाइम पे, ऐसा नहीं कि कैपेसिटर का वोल्टेज सेम रहेगा, जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होते जाएगा वोल्टेज इसका कमते जाएगा कैपेसिटर का, और यहां का बढ़ते जाएगा, यहां का कमेगा और यहां, मतलब दोनों सेम रहेगा एक तरीके से। समझ रहे हम कहने का मतलब, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे और एनर्जी ट्रांसफर होगा, एनर्जी यहां कमेगा यहां बढ़ेगा, बट पैरेलल में एक तरीके से तो वोल्टेज सेम रहेगा। और आपको पता है, ये भी है, इतना पढ़ने का पता चल गया कि इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। जब जैसे ही स्विच ऑन करके जोड़ेंगे तो जो करंट बहेगा, करंट बहने के कारण इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ना, इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसमें आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, नो डाउट। तो किसी भी टाइम पे इसका जो वोल्टेज है और इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज सेम होगा, वो तो मैं यहां लिख दूंगा अभी, वो मैं सब यहां लिख दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो अगर ये सेम होगा तो देखिए कैसे होगा, सुनिए क्या होगा कि मतलब कि कहने का मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज बाई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो एक तरीके से पैरेलल टाइप का जुड़ा हो तो वोल्टेज सेम होगा। आप देखिए इसके बाद, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखेंगे तो कैपेसिटर का वोल्टेज मान लीजिए किसी टाइम चार्ज क्यू है कैपेसिटर में, तो वोल्टेज कितना होगा, क्यू बाई सी। कैपेसिटर में क्यू इक्वल टू सी भी पढ़े हैं ना हम लोग, कैपेसिटर में क्यू इक्वल टू सी भी। तो जब कैपेसिटर में हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्यू इक्वल टू सी भी, तो मैं आपसे बोला कि मान लिया कि किसी टाइम इस पे चार्ज हमारा क्यू है, तो अगर चार्ज क्यू है तो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा क्यू बाई सी, और इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा, मान लीजिए चार्ज क्यू और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट हमारा मान लीजिए आई बह रहा है, करंट आई, तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। देखिए तो याद आ रहा है आपको, इंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ये याद आ रहा है, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, बहुत बार पहले भी यूज किए हैं। डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी से फाइव का वैल्यू एल आई होता था, एल बाहर आके माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। जी सर ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। देखिए ऐसे इसको उधर जोड़ दीजिए, जोड़िएगा या जैसे भी कीजिए, सब भी तरीका सबको करने का जैसे आप कर सकते हैं। इसको अगर आगे कीजिएगा तो इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा अगला फॉर्मूला, क्यू बाई सी इक्वल प्लस क्यू बाई सी प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें निकालनी है, अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी पेशेंस रखिए, अभी धैर्य रखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने इतना किया कि कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज सेम होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज v इक्वल टू क्यू बाई सी, कैपेसिटर पढ़े थे क्यू इक्वल टू सी भी, तो क्यू v इक्वल टू क्यू बाई सी, और इसका माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी खोलोगे दोनों एक साथ कर दिया, जुड़कर जीरो हो गया, प्लस होकर जीरो हो गया। ओके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। ओके, अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, एक चीज मुझे और बताइए, मुझे एक चीज और बताइए कि रियली में डी आई बाई डी टी है क्या। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रियली में जो आपका ये डी आई बाई डी टी दिख रहा है, डी आई बाई डी टी, ये रियली में डी आई बाई डी टी क्या है, रियली में डी आई बाई डी टी जो दिख रहा है, जो मैं बताता हूं क्या है डी आई बाई डी टी। सुनिए, अगर आप पढ़े होंगे, मैं यहां लिखता हूं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो करंट होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, यानी जो आई होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। ओके, डी क्यू बाई डी टी आपको पता होगा, पढ़े हैं ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एसएचएम से जुड़ेगा तो थोड़ा सा आपको मैं चाहूंगा कि डिटेल में और बढ़िया से बताऊं, और आप पेशेंस के साथ पढ़े। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप पेशेंस के साथ पढ़े। मैंने क्या बोला, वेन या वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट। क्या वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं वी नो दैट क्या, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग ये जानते हैं कि जो डी क्यू बाई डी टी हमारा होगा, डी क्यू बाई डी टी, ये आई के इक्वल होगा, आई के इक्वल। ओके, तो अगर आई को एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, या ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू होगा डी क्यू बाई डी टी, जो लिखिए आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो सोचिए तो कि आई को अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एक बार और,
तो इधर तो आ जाएगा di/dt, नो डाउट, नो डाउट। इधर क्या हो जाएगा, इसको एक और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्यू का भी, यानी डबल डिफरेंशिएशन। इधर एक साथ डिफरेंशिएट किया तो di/dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू का d2q/dt²। आपको पता होगा ये, अगर मैथ पढ़ोगे तो डबल डिफरेंशिएशन के बारे में हल्का फुल्का जानते होंगे कि चार्ज को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट, और दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा वो di/dt आ जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो आप देख रहे हैं क्या di/dt, ये चार्ज का रियली में डबल डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि चार्ज को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आई मिलता है, और आई को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जो di/dt मिलेगा वो चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन। और कैसे लिखेंगे ये देखिए, कैसे लिखेंगे, यहां देखिए, इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो L तो आपका L है, नो डाउट, देखिए L तो आपका L है, और di/dt को कितना लिख सकते हैं, d2q/dt², ये लिख सकते हैं ना, d2q/dt², ओके। और यहां प्लस q/c=0, बस कुछ नहीं, di/dt का वैल्यू रख दिया। अब एक काम कीजिए, इससे L को कॉमन ले लीजिए। सर L को कैसे कॉमन लेंगे सर, इसमें तो L है ही नहीं है तो डिवाइड में जाएगा। L को कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका dtq/dt²। क्या मैं बताना चाह रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्लीज, तब समझ में आएगा। प्लस q/LC, नीचे में आ जाएगा LC=0। अब इसको नीचे डिवाइड में दीजिए, L को 0 हो जाएगा। यानी आपका इक्वेशन क्या आ गया फाइनल, d2q/dt² प्लस q/LC=0। ये बताइए मुझे, इतना कैलकुलेशन सिर्फ समझ में आया, ये मैं पूछना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि नहीं। जो मैंने कैलकुलेशन किया है d2q/dt², q/LC=0 वगैरह, या जो भी आपको दिख रहा है सबके सब आपके सामने है, तो ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आपको कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं। क्योंकि मुझे इससे के साथ कंपेयर करके बताना है, उससे किससे, क्या 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 क्या, एसएचएम से कंपेयर करके बताना, कंपेयर करके एसएचएम से, ठीक है, एसएचएम से कंपेयर करके बताना है। क्योंकि ये भी बताना कि ये ओमेगा का काम करेगा 1/LC, ये भी मुझे बताना, सब बताना, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस कैपेसिटर के लॉन्ग जो वोल्टेज होगा और इंडक्टर का वोल्टेज सेम होगा। कैपेसिटर का q/c, इंडक्टर का इतना सॉल्व किए तो ये आ गया, बस इतना किया कि di/dt चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन होगा, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां मैं थोड़ा सा लिखता हूं, यहां मैं इधर साइड में लिखता हूं ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए एसएचएम से, या चलिए मैं बॉक्स सी में लिख देता हूं इधर। वी नो दैट क्या, फॉर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या जानते हैं बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है वो -ω²x होता है। पढ़े हैं एसएचएम में, ये तो एसएचएम का सबसे पसंदीदा इक्वेशन होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू -ω²x, जहां x डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं पढ़े तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यही कहूंगा, मान लीजिए, और जो रिजल्ट बताऊंगा उस रिजल्ट को याद रख लीजिएगा, यही कीजिएगा। अगर नहीं पढ़े तो ये इक्वल टू -ω²x होता है। ए क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो निकलता है एक्सीलरेशन। यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, और दोबारा डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तब निकलेगा एक्सीलरेशन। यानी इस एक्सीलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए ऐसे इस इक्वेशन को, कि जो ए आया इस ए को ऐसे भी लिखा जाता है d2x/dt²। क्यों? क्योंकि x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v, और उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू -ω²x। इसी में अगर आगे चलें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d2x/dt², एसएचएम से कंपेयर कर रहा हूं, +ω²x=0। बस दोनों इक्वेशन को देखिए, ये भी एसएचएम का, वो भी एसएचएम का। ये एसएचएम का ये इक्वेशन इजी वे में लोग याद करते हैं, लेकिन रियली में लिखा जाता है ऐसे। बहुत सारे जो स्टैंडर्ड टीचर होंगे ना, वो एसएचएम के ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं जानबूझ के, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे ना पढ़ाई में ये काम देता है, अलग अलग चीजों का एसएचएम। जैसे पार्टिकल का एसएचएम तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ देखिए चार्ज का एसएचएम हो रहा है, चार्ज इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें चार्ज का एसएचएम हो रहा है। तो इसको, ये तो एसएचएम का इक्वेशन है ही, आपको नहीं पता तो मैं फिर से कर रहा हूं, माइंड में डालिए।
कि ये आपका एसएचएम का एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को मैंने डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन लिखा जानबूझ के, ताकि कंपेयर कर पाए, दोनों को तुलना कर पाए, और इस माइनस को इधर प्लस में ले आया। तो ये देखिए, और ये आपको सबसे पहली बात, जैसे डिस्प्लेसमेंट जो एसएचएम में होता है एक्स, डिस्प्लेसमेंट जो एसएचएम में होता है एक्स, इन दोनों को देख के क्या लग रहा है कि एलसी ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट का जगह कौन ले रहा है? एक्स का जगह, बताइए। जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ना, यहां एक्स का जगह कौन ले रहा है? चार्ज ले रहा है, चार्ज। ये देखिए, चार्ज। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्यू। और एक्स के आगे जो इंटू होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। देखिए, एक्स के जो आगे इंटू होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर। यहां क्यू के आगे कितना इंटू है? 1/LC। नहीं, इसी को अगर और बढ़िया से लिखेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखिएगा चलिए मैं बताता हूं। देखिए, वो तो सब माइंड पर डिपेंड करता है और कितना बार रिवीजन करते हैं। पढ़ रहे हैं तो टॉपिक इजी हार्ड तो आएगा ही आएगा। QYLC इक्वल टू 0। इसी को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखिए, d2q/dt², ओके, प्लस 1/LC इंटू क्यू इक्वल टू 0। हो गया। QYLC को 1/LC इंटू करके लिख दिया। फायदा कि देखिए, जो x एसएचएम का इक्वेशन में x है, यहां चार्ज आया, और यहां x के आगे जो मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो यहां जो x के आगे मल्टीप्लाई ये भी ओमेगा स्क्वायर होगा। ये जो एलसी ऑसिलेशन में जो चार्ज मूव कर रहा है ना, उस चार्ज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होगा। देखिए, फॉर एसएचएम। ओके, तो मान लीजिए एसएचएम के लिए इक्वेशन मान लीजिए हमका बन आ गया, इक्वेशन 1। ओके, और इक्वेशन 2 तो मैं लिख रहा हूं कंपेयर कर रहे हैं किसको? इक्वेशन 1 को एसएचएम वाले इक्वेशन से। ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखिए, एसएचएम का जो इक्वेशन आया ये वाला, ये उसके साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो उसके साथ अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां x के आगे ओमेगा स्क्वायर था, यहां जो q के आगे होगा ये ओमेगा स्क्वायर होगा एसएचएम। देन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर 1/LC। देखिए, नहीं जगह ले लिया ना, यहां चार्ज का एसएचएम, वहां डिस्प्लेसमेंट ऐसा चल रहा था, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1/LC, बस हो गया। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1/LC, तो यहां से ओमेगा निकालेंगे तो आ जाएगा, रूट करेंगे इधर तो 1/√LC। हालांकि रेजोनेंस पढ़िएगा तो ये आपको और फॉर्मूला बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी हम लोग एलसी ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये कंपेयर करके एसएचएम से मुझे दिखाना पड़ा कि यहां जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो 1/√LC होगा। समझ में आई? मैं सबको मोटे तौर पे बोल रहा हूं, सुनिए मेरे बच्चे। अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं, तो मैं नहीं कहूंगा जबरदस्ती कि आप इसे स्ट्रांग करो, मैं बस इतना कहूंगा, मैं बस इतना कह सकता हूं आपसे, या इतना कहूंगा आपसे कि मेरे बच्चे कुछ नहीं, जो रिजल्ट मिलेगा उसे याद रखिएगा। जैसे आपको यह समझ में आया कि यहां से चार्ज भी एक तरीके से एसएचएम कर रहा है, ओके, चार्ज भी एक तरीके से एनर्जी का एसएचएम हो रहा है, और साथ साथ में जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर यानी जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो 1/√LC होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप समझते होंगे, कोई भी चीज वेव वगैरह के फॉर्म में चलता है तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ये रिजल्ट याद रखिए, ओके। बाकी आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक काम कीजिए, हेडिंग कीजिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। हेडिंग करके सुनिए, 4-5 लाइन छोड़िए। क्यों? क्योंकि मुझे लिखाना है जो माने जो, और यहां से फिर फिगर ड्रॉ करके ये नोट कीजिए, और फिर यहां से यहां तक नोट कीजिए। और मैं आपसे कर रहा हूं मेरे बच्चे, मेरे लिए आप मान कर रखो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होगा। मैंने बनवाया नहीं, प्रूव करके बताया कि कैसे दोनों को कंपेयर होगा, ओके। तो ये नोट करना है, ये नोट करना और ये नोट करना। 2-4 लाइन छोड़ के, 2-4 लाइन छोड़ लीजिएगा लिखवाने के लिए, 4 लाइन 5 लाइन, उसके बाद ये नोट कीजिए, ये नोट कीजिए और ये नोट कीजिए। चलिए इतना नोट कीजिए, तो मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए उतना जल्दी से। नोट किए स्टूडेंट्स इसको, भाई नोट कीजिए इसको पूरे को। चलिए नोट कर लिए, तो जहां जगह छोड़े थे वहां लिख लीजिए इस चीज को, जो मैंने बोला था, जो मैं लिखने के लिए बोला। और माइंड में ये चीजें देखिए, ये चीजें करने के पीछे पहला तो ये वजह है
कि आपको यह बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, पहला वजह। दूसरा वजह यह भी है ना मेरे बच्चे कि आपको करंट का इक्वेशन भी निकालना है, साथ साथ में यही पता करना है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा। तो ये सब चीजें निकालने की मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज तो आप क्यू नोट माने ही माने हो। तो चलिए लिखिए यहां पे लाइन छोड़े, वहां लिखिए, लिखिए लेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सी। लेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सी। मान लिया कि शुरू में कैपेसिटेंस कैपेसिटर का सी है। लेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सी एंड इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एल। एंड इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एल are connected as shown in figure, फुल स्टॉप के बाद उसी में लिखिए, आगे उसमें लिखिए इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू नॉट। इनिशियल चार्ज मैं क्यू नॉट मान लिया, ऐसा तो हालांकि जनरल कंडीशन मैंने क्यू दिखाया, लेकिन शुरू में जो चार्ज था वो क्यू नॉट था। कुछ डिस्चार्ज इसमें हुआ होगा, कुछ करंट बह रहा होगा, तो उसमें क्यू है, क्यू माने हैं, लेकिन इनिशियल चार्ज क्यू नॉट। ओके, मैंने बोला लिखिए इनिशियल चार्ज और कैपेसिटर इज क्यू नॉट। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए उसी में। ओके, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए उसी में, लिखिए एज कैपेसिटर बीइंग डिस्चार्ज, जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, एज कैपेसिटर बीइंग डिस्चार्ज, जैसे से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, बीइंग डिस्चार्ज फुल स्टॉप, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। डिस्चार्ज कॉमा एज कैपेसिटर बीइंग डिस्चार्ज कॉमा एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। एन EMF is induced in the inductor। मतलब जैसे ही डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो ऐसे करंट बहेगा, और करंट बहना शुरू होगा इसमें, तो इसमें EMF प्रोड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्शन के कारण आपको पता है किसमें करंट बहेगा, तो ये नहीं चाहेगा कि हमें करंट बहे, तो इसमें कि EMF प्रोड्यूस होगा। ओके, उसी में आगे लिखिए इंडक्टर, उसमें लिखिए एट एवरी इंस्टेंट potential difference, at every instant potential difference across the capacitor, at every instant potential difference across the capacitor must be equal to potential difference across the inductor। must be equal to potential difference across the inductor। उसी में आगे लिखिए which is equal to induced EMF। Which is equal to induced EMF, मतलब इसका EMF और इसका पोटेंशियल डिफरेंस EMF सेम होगा। ओके, which is equal to induced EMF। उसी में आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद सपोज एट एनी टाइम t, लिखिए सपोज एट एनी टाइम t कॉमा, सपोज एट एनी टाइम t कॉमा द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। शुरू का चार्ज Q नॉट था, लेकिन मान लिया कि किसी टाइम t पे चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। ओके, Q एंड करेंट इन द सर्किट इज I, एंड करेंट इन द सर्किट इज I, यानी सर्किट में हमारा करंट की वैल्यू कितनी है, I है। ओके, चलिए बस हो गया, ठीक है, यहां तक तो नोट कर लिए। अब आपको ये देख के समझ में आ गया कि सर चार्ज का यहाँ एक तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी का एसएचएम के जैसा काम कर रहा है, और ये जो एसएचएम के जैसा काम कर रहा है उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है
ओमेगा स्क्वायर वो 1/LC हुआ, यानी ओमेगा का वैल्यू 1/√LC होगा। क्यों? क्योंकि जो Q के आगे है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, या एसएचएम में भी देखे थे कि X के आगे जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। बस 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 इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी अगला स्टेप सुनिए मुझसे, मैं आपसे क्या कर रहा हूं इसके अगला स्टेप, कि इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, नो डाउट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं ना मेरे बच्चे इसके आगे, कि आपको इस इक्वेशन को देखिएगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वगैरह जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अभी आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैं यही कहूंगा रिजल्ट याद रख लीजिएगा। एलसी ऑसिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को होती है, तो मैं कहूंगा रिजल्ट याद रख लीजिएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है आप पढ़े होंगे अपने मैथ टीचर से। नहीं जानते होंगे तो एक बार सोशल मीडिया पे कहीं सर्च कर लीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे। और वैसे भी अगर आपको मैथ से, बायोलॉजी से है तो आपको जरूरत ही नहीं है उतना जानने का, बस आपको जो रिजल्ट आएगा वो याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। खैर, मैं इसे अभी फिलहाल के लिए साफ करता हूं, साफ करके मैं आपको आगे समझाता हूं कि रियली में बेसिकली हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ओके, इसको पहले मैं साफ करता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे मैं सॉल्व करके करंट का इक्वेशन निकालना चाहूंगा। ओके, करंट का ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जो सेटिस्फाई करे इसको, उसी को ना बोलते हैं। एक सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब Q का एक ऐसा वैल्यू जो यहां पुट करे और यहां भी पुट करे तो पूरा सॉल्व होकर 0 के इक्वल आ जाए। जैसे आप लिखते हैं x + 3 या x + 3 = 0, तो x का सॉल्यूशन -3 होता है ना। x का वैल्यू -3 पुट कीजिएगा तो -3 + 3 मिलके जैसे 0 होता है, वैसे ही यहां भी सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखते हैं मेरे बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा जो के, और सॉल्यूशन होगा तो वहां से Q का इक्वेशन निकलेगा, और Q निकलेगा ना तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट निकलेगा। बेसिकली हमको करंट भी तो निकालना है ना, मैक्सिमम करंट वगैरह सब निकालनी है, सारी चीजें निकालनी है। ये तो लगता है चिपक गया जैसे, साफ ही नहीं हो रहा, परमानेंट मार्कर जैसा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, सिखाता हूं। इसको पहले इरेज कर दे रहा हूं। हाँ चलिए देखिए, समझिए मेरी बातों को, मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जानते हो तो ठीक होगा, नहीं जानते तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा जनरल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, जनरल सॉल्यूशन मैथ वाले सर से पूछिएगा, सर मैथ वाले सर बताएंगे, ठीक है, अगर जानने का चॉइस रहेगा तो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन समझिए। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा Q = A cos ωt। अब ये कैसे हुआ मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके मैथ्स वाले सर बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो Q है ना, बस इतना आपके हिंट के लिए दूंगा कि जो मैं लिख रहा हूं A cos ωt + B, A और B कांस्टेंट होता है, A cos ωt + B sin ωt। ओके, ये होगा इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल का, इसका सॉल्यूशन Q निकालने के लिए, Q का वैल्यू निकालने के लिए यही होगा सॉल्यूशन। फिर भी कुछ बच्चों को ना पता चले कि सर ये सर सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा कि Q का वैल्यू यहां रख दो। मतलब कि कहने का मतलब ये Q पुट करो, कहने का सेंस क्या कि Q को 2 बार डिफरेंशिएट करो, ये वैल्यू निकालिए, Q को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए और वो वैल्यू पुट कीजिए और LC के साथ Q डिफरेंशिएट कीजिए, पूरा निकालिए, आपको सब पूरा का पूरा 0 आएगा, ये आता है। तो ये इसका होता है आपका क्या बोलता है सॉल्यूशन। ओके, तो ये Q निकालिए। आप Q निकालने के बाद ना ये Q का इक्वेशन निकला, इसके सॉल्यूशन से ये Q का इक्वेशन निकला। अब इसमें A और B को आपको निकालना पड़ेगा कांस्टेंट को, जैसे इंटीग्रेशन में नहीं निकालते थे और भी इतना पर इतना वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वैसे यहां कांस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, A और B की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो A और B की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आपको जो टर्म एंड कंडीशन है उसको इनिशियल कंडीशंस के साथ आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मैं लिख देता हूं, here A and B is constant, here A and V is constant, here A and B is constant, okay, and we can find
वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला नंबर 1 में कैसे फाइंड करेंगे ए और बी की वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझिए। और बी की वैल्यू सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। तो उसके लिए शुरू में तो एक चीज पता है कि t=0 पे इनिशियल चार्ज Q नॉट है, वहां से निकल जाएगा। सबसे देखिए एट t=0 Q नॉट, शुरू का चार्ज जो है Q नॉट t=0 पे। तो t=0 पुट कीजिए, आपको वहां से एक कांस्टेंट निकल जाएगा। देखिए Q इक्वेशन क्या है, a cos ओमेगा t, t की वैल्यू 0 यानी a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहां से सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, q की वैल्यू, ये देखिए सॉल्व करूंगा तो t=0 पुट करूंगा तो a cos 0 पूरा 0 ना आ जाएगा, अब प्लस कितना, ऐसे मत लिखिए, ऐसे नहीं पुट होता है, सॉरी। q की वैल्यू जब q नॉट है, q की वैल्यू q नॉट है, यानी t=0 पे q नॉट के इक्वल है, तो a cos ओमेगा t की वैल्यू 0 प्लस b sin ओमेगा t की वैल्यू 0। तो sin 0 तो 0 पूरा 0 हो जाएगा बच्चे, पूरा 0 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो q नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a cos 0 1 के इक्वल, a इंटू cos 0, दैट इज आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू आ जाएगी q नॉट के इक्वल। q नॉट a के इक्वल यही है, यानी आपको एक कांस्टेंट तो निकल गया कि a जो है आपका q नॉट के इक्वल है। अभी आपके जानकारी के लिए बता देते कि b 0 होता है, बता दें कि ये तो q नॉट के इक्वल हो गया, b हमारा 0 होता है, b हमारा 0 होता है। ओके, तो अब पहला तो ये हो गया पहला। दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा कंडीशन, दूसरा b कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक और कंडीशन ढूंढेंगे, इंटीग्रेशन में ऐसे ही कंडीशन निकालते थे, इसके लिए एक और कंडीशन ढूंढेंगे। कौन सा कंडीशन ढूंढेंगे, सुनिए 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 सुनिए, मैं कैसे ढूंढूंगा, देखिए समझिए। आप करंट का इक्वेशन निकालेंगे ना, तो उस समय आपको निकल जाएगा, ठीक है। करंट का इक्वेशन निकालेंगे तो दूसरा चार्ज का इक्वेशन पता है, इससे पहले करंट निकाल लें। चार्ज के इक्वेशन से देखिए कैसे, वैल्यू ऑफ, समझिए, वैल्यू ऑफ इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट अगर I निकालेंगे, I इंस्टैन्टेनियस करंट अगर I का वैल्यू निकालेंगे तो I कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके इसको निकालेंगे। I का वैल्यू Q को डिफरेंशिएट करेंगे, dq/dt। रिजल्ट जो आएगा ना वो मैं लास्ट में बता दूंगा, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा अगर ज्यादा हार्ड लगेगा तो। dq/dt से I निकालिए, I निकालिएगा तो देखिए a तो बाहर आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, a sin ओमेगा t, माइनस साइन को आगे कर दिया, और ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा। ओके, यानी कहने का मतलब आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे लिखिए माइनस a ओमेगा, ये देखिए माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। ओके, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो b बाहर आ जाएगा, साइन का cos ओमेगा t, यानी आ जाएगा प्लस b ओमेगा cos ओमेगा t आ जाएगा, ना आ जाएगा। I की वैल्यू dq/dt कीजिएगा तो ये आएगा और आपको ये आएगा। ओके, तो इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि t=0 पे करंट 0 है, आपको पता है। मैं कर रहा हूं फॉर t=0 I भी 0 है, तो I का वैल्यू 0 पुट कीजिए, t का वैल्यू 0 पुट कीजिए, उससे b निकालिए। देखिए b कितना आता है, मैं यहां पुट करता हूं, देखिए मैं यहां पुट करता हूं, 0 आ जाएगा। तो I की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा, I का तो इक्वेशन निकल गया, I की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा यहां पे तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 0, t=0 पे करंट भी 0 होगा, तो I की वैल्यू 0 पुट करूंगा, t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस a ओमेगा साइन 0, माइनस a ओमेगा साइन 0 प्लस b ओमेगा cos 0। ओके, तो साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए तो यहां 0 इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, साइन 0 पूरा 0 खत्म हो गया, और यहां से b ओमेगा cos 0 b ओमेगा, यहां से b निकालेंगे तो 0 ओमेगा। मतलब कहने का सिंपल सेंस कि b की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंपल सेंस बोले तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी कांस्टेंट का। तो a निकल गया q नॉट के इक्वल, अब b निकल गया 0 के इक्वल, तो यहां से q का इक्वेशन आपका निकल गया। चलिए मैं यहां लिखता हूं, देखिए इस फिगर को मैं साफ ही कर देता हूं, साफ करके मैं इस फिगर को, या फिर मैं फिगर को क्यों साफ करूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
फिगर साफ नहीं करता हूं, इसकी तो जरूरत पड़ेगी। सो वैल्यू ऑफ जो एनी टाइम चार्ज होगा, वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू, वो कितना आ जाएगा, चार्ज क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ गई ए कॉस ओमेगा टी, आपको पता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, यही ना क्यू की वैल्यू है। लेकिन ए की वैल्यू तो आई क्यू नॉट के इक्वल और बी आपका है जीरो के इक्वल, तो ये तो जीरो तो पूरा जीरो कर देगा, यानी कहने का मतलब क्यू का वैल्यू ये हो गया क्यू नॉट के इक्वल क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी और प्लस बी हो गया जीरो साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब क्यू का इक्वेशन क्यू इक्वल टू हो गया क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। बस ये चीजें हो गई। अब देखिए बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं चाहूं तो आपको रटा के आगे निकल जाऊंगा, जैसे बहुत सारे लोग करते कि ये होता है। लेकिन एक टीचर है कि खास करके टीचर से जरूरी है, एक ईमानदार टीचर का काम होता है कि किसी भी चीज को वो बढ़िया से डिटेल्ड में बताएं कि ये हो कैसे रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, वो डिटेल्ड में बताएं, वो डिटेल में बताएं। ओके, तो वही मैंने कहा कि हमारा पहला तो ये रिजल्ट निकला जो मैंने साफ कर दिया कि 1/√LC ओमेगा की वैल्यू होगा। दूसरा कि करंट भी हमें निकालना है ना, तो करंट निकालने के लिए इस इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन निकाला, इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, समझ रहे ना, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला तो आपको ये निकला, ये होता है सॉल्यूशन, पता चलेगा आपको। तो इस सॉल्यूशन में ए और बी कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ए और बी कैसे निकाले भाई, तो मैंने कहा शुरू में चार्ज आपका होगा क्यू नॉट, टी इक्वल टू जीरो पे क्यू क्यू नॉट, यानी टी जब जीरो हो तो क्यू क्यू नॉट के इक्वल हो, उसके जरिए निकाल लीजिए, पहला कंडीशन निकल गया, ये देखिए निकल गया। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने बोला आपसे क्या कि t इक्वल टू जीरो पे करंट जो आई है वो जीरो होगा, वहां से आपका b निकल गया, यानी आपका कांस्टेंट a भी निकल गया, आपका कांस्टेंट b भी निकल गया। जब आपका a निकल गया मेरे बच्चे, जब आपका b निकल गया मेरे बच्चे, तो उसके बाद a और b को पुट कर दिए तो हमारा q का इक्वेशन निकल गया। बस अब इससे क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है वो समझिए, पहले इस चीज को समझिए और मैं जो लिखाना चाह रहा हूं क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है सुनिए। सबसे पहला तो रिजल्ट ये हम लोग जो माने उससे पता चल रहा है कि मैक्सिमम चार्ज जो होगा इसमें क्यू नॉट होगा, नहीं t इक्वल टू जीरो पे, जब t इक्वल टू आप जीरो पुट कीजिएगा तो t इक्वल टू जीरो पे शुरू में जो चार्ज होगा इनिशियल cos 0 1 और क्यू नॉट, ऐसे भी आप मानो कि शुरू में चार्ज क्यू नॉट है तो वही मैक्सिमम चार्ज होगा, क्योंकि वही इसमें आएगा जीरो होगा, फिर एनर्जी इसमें चला जाएगा, फिर क्यू नॉट, तो ऐसे होते रहेगा, ऑसिलेट होते रहेगा। तो एक तो पता चल गया कि मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट होगा। दूसरा क्या पता चल गया, सुनिए दूसरा क्या पता चला कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा ना वो क्यू नॉट बाई रूट अंडर LC होगा। वो कैसे मैं बताऊं, एक काम कीजिए, पहले ऐसे मत कीजिए फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है, LC ऑसिलेशन को। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे मत लिखिए, ऑफ ऐसे लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट यहां लिख दीजिए ऐसे करके, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 1/LC q इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन ये आई थिंक मेरे ख्याल से बोर्ड तक आ रहा होगा, जीरो तक, बोर्ड तक मेरे ख्याल से आ रहा होगा, यस आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ, ये डायरेक्ट वहां लिख दिए, उसका सॉल्यूशन यही वाला चीज वहां लिखा हूं मैं, उसका सॉल्यूशन ये होगा और फाइनली आया। तो एक काम कीजिए, पहले यहां से यहां नोट कीजिए, सुनिए यहां से यहां, ये नोट नहीं करना, इधर लाइनिंग के इधर नोट नहीं करना, पहले आप यहां से यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद ये नोट कीजिए, उसके बाद ये थोड़ा सा छूट गया है इधर ये, और फिर यहां से यहां ये, ओके, उसके बाद यहां से यहां ये, और फिर यहां से यहां ये, और जब ये नोट कीजिएगा तो इसके बाद मैं आगे बढ़ा के और आपको फिर बताता हूं कि कैसे कैसे। देखिए पेशेंस रखिए बच्चे, 15 मिनट के अंदर सब क्लियर होगा, मेरी गारंटी है, 15 मिनट के अंदर सब क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो आप पहले नोट कीजिए उसको, ठीक है, मैंने बोला ये, फिर ये, और फिर यहां से यहां ये,
यहां से यहां ये। ओके, फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो आपको क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट जो आएगा वो क्लियर होना चाहिए। साथ साथ में देखिए इससे आप कुछ बच्चे अब इसको दो तरीके से लेंगे। देखिए एक बच्चे जो होंगे जो ऐसे लेंगे, क्या सर क्या पढ़ा रहे, सब तो पढ़ ही नहीं है। दूसरा बच्चे लेंगे, ओहो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं ना, इसका सॉल्यूशन भी होता है ना, जनरल सॉल्यूशन। जरा इसके बारे में पढ़ा जाए भाई कि क्या होता है इसका सॉल्यूशन। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं, या तो हार्ड लेते हैं या इसको सीखने के व्यू से लेते हैं। ठीक है, और जो पढ़ना है सो तो पढ़ना है, सब पढ़ना है। तो चलिए मैं साइड हटता हूं बच्चे, जैसे मैंने बोला वैसे नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, उसको नोट कीजिए जल्दी। ओके, नोट कर लिया स्टूडेंट्स, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा इधर साफ करता हूं इस चीज को। देखिए इसको मैं साफ करता हूं और साफ करके मैं आपको सिखाता हूं सारी बातें। कौन सी बातें भाई? कि देखिए Q का तो इक्वेशन आपको निकल गया कि Q ही आया, चार्ज का ये वैल्यू आ गया, ये चार्ज का वैल्यू आया, चार्ज का वैल्यू। तो ये जो चार्ज का वैल्यू आया Q इक्वल टू, तो इसके जरिए हम करंट तो निकाल ही सकते हैं ना, डिफरेंशिएट करके Q को। अगर हम I की वैल्यू निकाले तो dq बाई dt करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, dq बाई dt करके। तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ओके, यस स्टूडेंट्स, सब लोग वो तो वैल्यू निकाल ही लेंगे उसका, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको कि पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सच में प्रॉब्लम होगी, सच में होता है, होगी नहीं होता है। देखिए मैं इसको इरेज करके आपको दिखाता हूं, मैं साफ करता हूं इसको। क्या साफ करके आपको मैं दिखाता हूं। देखिए क्या, पहले तो मैं करंट निकाल लूंगा, फिर रिजल्ट बता दूंगा, तो यहां से पता चल जाएगा सारा रिजल्ट, और करंट का इक्वेशन भी आ जाएगा। और आगे जब आप रेजोनेंस पढ़ेंगे ना तो फिर ये सब चीजें इजी लगेगी, हार्ड रियली में है नहीं, बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ओके, चलिए देखिए इस चीज को। तो Q का वैल्यू निकाल गया, तो अगर मैं करंट का इक्वेशन निकालूं, देखिए वैल्यू ऑफ करंट अगर निकालूं, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, तो I निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी होगी, dq बाई dt। ओके, dq बाई dt, बस हो गया। डिफरेंशिएट कर दीजिए dq बाई dt को। Q का तो आपको वैल्यू निकल ही चुका है, ये जनरल फॉर्म का सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें ये तो जीरो ही हो गया, और ये a हो गया Q नोट के इक्वल, तो Q इक्वल टू हो गया Q नोट कॉस ओमेगा टी। तो I dq बाई dt कीजिए, Q नोट बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंस माइनस साइन ओमेगा टी, इसका माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से I की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा माइनस, I की वैल्यू आ जाएगा माइनस Q नॉट ओमेगा, माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा, ये देखो माइनस Q नॉट ओमेगा, ये आ जाएगा I का वैल्यू। तो मैंने बोला आपसे कि I का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, मैक्सिमम, तो उसके लिए साइन का वैल्यू बंद कर दीजिए, साइन का वैल्यू बंद कर दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू अगर करंट का निकालेंगे, साइन का वैल्यू बंद कर दीजिए। जब 1 कर दीजिएगा ये, तो Q नॉट बाई ओमेगा, Q नॉट ओमेगा होगा, ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर LC होता है, 1 बाई रूट अंडर LC। साफ कर दिए, ओमेगा का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर LC होता है ना बच्चे, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहां मैं लिख भी सकता हूं इस चीज को, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, पता बड़ी बात नहीं है। तो एक काम कीजिए, पहले नहीं ऐसे काम, एक काम कीजिए कि जो जो नहीं लिखे वो नोट कीजिए। जैसे यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया, तो इसके बाद ये नोट कीजिए, पहले ये नोट कीजिए। हार्ड लग रहा है बच्चे, लगेगा लगेगा लगेगा, कोई बात नहीं, पहली बार में हम लोग को भी लगा था। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको एकदम ही हार्ड नहीं लगता, इसीलिए हार्ड नहीं लगता है क्योंकि वो इसको पढ़ते ही नहीं है। बस LC ऑसिलेशन का थ्योरेटिकल चीज पढ़ लिए, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि LC ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा या करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो सब वो नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते, उन पर डिपेंड करता है। नोट कीजिए जल्दी से इसको, चलिए नोट कर लिए। तो इसका डिस्कशन जरा लिख लीजिए, डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। ओके, डिस्कशन लिख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए लिखिए डिस्कशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नंबर 1 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नंबर 1 में। इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना क्या, कि इस पे चार्ज कॉस के रूप से कम रहा और इसमें साइन के रूप से करंट बढ़ रहा है। देखिए करंट बढ़ रहा है साइन के रूप से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखिए,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू नॉट। मैक्सिमम वैल्यू जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा, ये चार्ज का इक्वेशन आ गया क्यू का, क्यू इसमें चेंज ना होते रहेगा, इधर से इधर जाएगा तो ये क्यू का इक्वेशन आ गया, और ये करंट का इक्वेशन आ गया, करंट जो फ्लो रहा है उसका। तो मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, क्यू नॉट ही ना होगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट होगा। ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे, सुनिए, कि आपने शुरू में चार्ज रखा था क्यू नॉट, अगर शुरू में रखिएगा क्यू नॉट तो चार्ज वही चार्ज ना इसमें इधर से इधर, इधर से इधर होता है, तो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट होगा। लिखिए पहला पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू नॉट, ऑन द कैपेसिटर इज क्यू नॉट। नंबर बी में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट का दूसरा पार्ट, बी नंबर में लिखिए, बी नंबर में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ varying current in inductor, maximum value of varying, varying, varying मतलब वेरिएबल जो करंट है, maximum value of varying current in the inductor is, in the inductor is, maximum value of varying current in the inductor is कितना, सुनिए, तो जो I की वैल्यू आएगी, 1 सेकेंड, आई की जो वैल्यू आएगी, मैक्सिमम करंट आई की वैल्यू, ये आ जाएगा आपको, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम करंट आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, ये आएगा, आपको पता है ना, यही आएगा ना, ये वहां क्या, यही आएगा, कैसे, क्यू नॉट ओमेगा, या इसी को बोल सकते हैं क्यू नॉट ओमेगा का वैल्यू कितना, 1/√LC, नहीं, यानी क्यू नॉट √LC, ये मैक्सिमम करंट आ गया, कितना, क्यू नॉट √LC। ये दोनों इक्वेशंस को ना आप याद रखिएगा प्लीज, इन दोनों इक्वेशन को, टाइम के अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू और टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज का वैल्यू, इस पे चार्ज कमेगा, इस पे करंट बढ़ेगा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस फार्मूला में ऐसे मत लिखिए, लिखिए ना आप ऐसे लिखिए। नंबर 2 में जो लिखा है स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट आपने लिखा नंबर 2 में, नंबर 2 में आपने स्टेटमेंट लिखा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिंग करंट इन द इंडक्टर इज करके, और उसमें नीचे लिखिए, नीचे लिखिए वैल्यू ऑफ आई इज, ऐसे लिखिएगा, वैल्यू ऑफ आई जो आपको पता है कितना, -Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहां से खुद देख सकते हैं कि जब साइन की वैल्यू -1 या 1 जो भी है, तो मैक्सिमम करंट ये होगा, साइन को हटा देंगे तो ये मैक्सिमम बचेगा। सो मैक्सिमम, सो आई मैक्स, सो ये सो इसलिए सो आई मैक्स अगर निकाले तो देखिए, सो आई मैक्स, ओके, सो आई मैक्स निकालेंगे तो कितना होगा, आई नॉट, और ये आपका दिख रहा है। ओके, चीजें क्लियर हो गई, ये लिख लीजिए नंबर 2 में, मैक्सिमम करंट ये फ्लो होगा, करंट बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट कब होगा ये बताइए। मैक्सिमम करंट तब होगा जब कैपेसिटर का पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें आ जाएगा, इसका पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें आ जाएगा, तो उस टाइम पे करंट सबसे ज्यादा होगा, मतलब पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसमें करंट सबसे ज्यादा होगा, मैं पहले ही बताया। अगला लिख लीजिए नंबर 3 में, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3 में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नंबर सी में, नंबर सी में क्या क्या, नंबर सी में, ओके, नंबर सी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी of LC oscillation is given by, angular frequency and frequency of LC oscillation is given by कितना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कैसे दिया जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कि कितना होता है, 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, दोनों निकाल लेते हैं, दोनों लिख देते हैं, जो पढ़े ना उसका निचोड़ लिख रहे हैं कि क्या क्या पढ़े। सबसे पहले ये पढ़े कि मान लिए कि शुरू में चार्ज Q0 है, तो मैक्सिमम जो चार्ज हमारा आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज Q वो Q0 के इक्वल होगा। फिर हम लोग जाने कि करंट का फॉर्मूला ये आया, यानी मैक्सिमम करंट ये होगा Q0/√LC, ओके, मैक्सिमम करंट होगा Q0/√LC। क्लियर 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 क्लियर। अगला हम लोग क्या जान रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कितना है ऑसिलेशन का, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा तो पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए,
ओमेगा। कितना ओमेगा है आपको जल्दी बताइए ओमेगा की वैल्यू। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जो वैल्यू है वो है आपका 1/√LC, आपको पता ही है। और अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो आप लोग को पता होगा, एक फार्मूला पढ़े होंगे ना कि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, या आप लोग यूज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है ω/2π, ये पढ़े होंगे आप बहुत बार, हम लोग यूज भी किए हैं। तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ω/2π हो जाएगा, और ओमेगा तो आपका निकल ही चुका है, ω/2π हो जाएगा, ओमेगा तो आपका निकल ही चुका है। ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी हो गई 1/√LC, 1/√LC, LC है LC, और नीचे में 2π, एंड डिवाइड करेंगे तो 1/2π इंटू √LC, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए ऐसे, तो ये निकला फ्रीक्वेंसी, समझे। ओमेगा तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओमेगा 1/√LC होगा। कंपेयर करके SHM वाला इक्वेशन और इसको कंपेयर करके तो ओमेगा निकल गया 1/√LC। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ω/2π से देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इतना हुआ, ये पता चल गया। तीसरा पॉइंट में लिख लिए, तीसरा पॉइंट में लिख लिए ना, सी पॉइंट में, सी या तीसरा जो भी लिख रहे हैं, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन इज गिवन बाय, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन इज गिवन बाय, और ये लिख लेना उसके नीचे, ये दोनों लिखे 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 लिखे। नंबर 2 में ये लिखे लिए होंगे, यहां से यहां से नंबर 2 में, यहां से नंबर बी में, नंबर बी में, और नंबर सी में। ये नंबर डी में देखिए क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, कि जो चार्ज और करंट बह रहा है उसका इक्वेशन क्या है, क्योंकि आपको रिजल्ट से मेनली मतलब रखना है, रिजल्ट से मेनली मतलब रखना है। अगला लिखिए नंबर 4 में, नंबर डी में, चौथा पॉइंट, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। नंबर डी में लिखिए वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करेंट बाय इंडक्टर and current by inductor is given by, कैसे, ये दोनों इक्वेशन, एक ये और एक ये, इज गिवन बाय इक्वेशन, और वो दोनों इक्वेशन लिखिए बस। ये अगर आपको इतना नहीं ना समझ में आ गया तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला चार्ज वाला इक्वेशन, करंट वाला इक्वेशन। दूसरा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना होगा, फ्रीक्वेंसी में 1/2π से इंटू करेंगे तो निकल जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर इतना निकलेगा, फ्रीक्वेंसी इतना निकलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि मैक्सिमम करंट मिलेगा हमारा इतना, ये देखिए Q0 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तब मैक्सिमम करंट ये मिलेगा। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला, एक सेकंड, चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला, चौथे पॉइंट में मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम चार्ज हमारा Q0 आएगा। बस हो गया, बस हो गया, ठीक है। तो ये हुआ इसका पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, अच्छा एक चीज और, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन की इसमें बात करेंगे, LC ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, सुनिए मेरी बात, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद एक चीज तो मेरे बच्चों को पता चल गया होगा कि सर इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था वही इसके मैग्नेटिक एनर्जी में जा रहा है। मैं हाँ या ना में आंसर चाहूंगा। ये बात तो मेरे बच्चों को पता चल गया होगा कि सर इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था वही इसके मैग्नेटिक एनर्जी में जा रहा है। यानी टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर में, अगर शुरू में मान लीजिए हाफ Q²/C होगा या जितना भी होगा, या हाफ CB², जिसके टर्म में बोलिए, CB के टर्म में बोलिए या QV के टर्म में बोलिए, जैसे बोलिए, तो वही एनर्जी इसमें गया होगा। यानी अगर इसमें 20 जूल एनर्जी होगा शुरू में, इनिशियली, तो जब ये फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो इसमें एनर्जी चला जाएगा 20 जूल। और बीच में बात करें तो मान लीजिए इसमें 20 जूल एनर्जी था शुरू में, और ये कुछ डिस्चार्ज हुआ, कुछ अभी डिस्चार्ज होना बाकी है। जैसे इसमें 20 जूल था और फुल्ली डिस्चार्ज होगा तब तो पूरा चला जाएगा 20 जूल इसमें, नो डाउट। 20 जूल इसमें था तो पूरा का पूरा 20 जूल चला जाएगा इसमें, जी सर चला जाएगा, नो डाउट।
ये फुली डिस्चार्ज हो गया तो। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर मान लीजिए बीच की बात हो तो अब इसमें 20 जूल था और अभी मान लीजिए इसमें 12 जूल है, 12 जूल, तो इसमें कितना एनर्जी आएगा उस टाइम पे? 8 जूल। अगर इसमें 20 था और अभी फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ, कुछ डिस्चार्ज हुआ है और इसमें 12 जूल बचा हुआ, तो इसमें कितना एनर्जी रहेगा? 8 जूल। 12 बिट 20, टोटल एनर्जी तो सेम ही ना रहना है, कांस्टेंट रहना ना, जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो इसमें अगर 12 था तो इसमें 8 होगा और मिलके 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी टी टाइम पे इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम रहेगा। वही मैं कह रहा हूं आपसे कि टी टाइम पे इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम नहीं, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस चीज को माइंड में आपको रखना है, भूलना नहीं है, भूलिएगा नहीं कि इसी वाला एनर्जी इसमें आ रहा है। जब इसका पूरा एनर्जी जीरो, इसका मतलब इसमें चला गया टोटल एनर्जी, और पूरा जीरो नहीं है, कुछ बचा हुआ है, तो जो कमा इसका एनर्जी वो इसमें चला गया। यही होती है एलसी ऑसिलेशन में। और एलसी ऑसिलेशन का अभी तो कम यूज आपको नहीं दिखेगा 12th में बहुत ज्यादा, लेकिन आगे के लाइफ में अगर इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज दिखता है एलसी ऑसिलेशन का, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। खैर मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए, ये चीजें क्लियर है मेरे बच्चे? इतना जो पढ़े वो क्लियर है? तो आपको मोटे तौर पे ज्यादा नहीं, जो 4 पॉइंट लिखा है वो याद रखना, और एलसी ऑसिलेशन क्या होता है वो याद रखना, किसका एनर्जी इसमें, इसका एनर्जी इसमें चला जाएगा, वो आपके लिए काफी। ओके, अच्छा एक चीज और, जरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जरा मैं देख लूं इसमें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा इसमें। समझना बहुत जरूरी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, कि एनर्जी कंजर्व हो रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, तो मैं लिख रहा हूं इफ इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू नोड, मतलब मान लीजिए कैपेसिटर पे शुरू का चार्ज हमारा क्यू नोड है, देन इनिशियल एनर्जी, मतलब शुरू का एनर्जी कितना होगा, उसमें इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा कैपेसिटर में ही रहेगा। इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यू से दिखा सकते हैं, यू आई से दिखा सकते हैं, यू नॉट से दिखा सकते हैं, जैसे आपको लगे वैसे दिखा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा एनर्जी इनिशियल, बताइए मुझे? हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी, यही आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी यही आ जाएगा ना, हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी। यस और नो? यस, शुरू का एनर्जी यहीं में आ जाएगा, हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी। बट मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सुनिए, लेकिन अब ये जो शुरू का एनर्जी है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c या हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, जो भी बोलिए, या वोल्टेज के टर्म में हाफ सी बी स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यू के टर्म में बोल रहे हैं। तो क्यू के टर्म में जो शुरू का एनर्जी आया आपको क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, यही एनर्जी ना इसमें ट्रांसफॉर्म होकर जा रहा है। तो टी टाइम पे, सुनिए, टी टाइम पे इसमें जो एनर्जी रहेगा और इसमें एनर्जी रहेगा, ये दोनों का जोड़ इसके इक्वल होना चाहिए सब। नहीं, जैसे मान लीजिए शुरू में इसमें एनर्जी 20 था, ठीक है, छोड़िए 20 था शुरू में, लेकिन अब टी टाइम पे इस पे कुछ एनर्जी बचा, कुछ इसमें आ गया, तो इसमें जो बचा और इसमें जो आ गया, इन दोनों का सम 20 के इक्वल होना चाहिए ना शुरू वाली एनर्जी का। टी टाइम के बाद मान लीजिए इसमें आ गया 5 जूल, इसमें आ गया 15 जूल, तो 5 + 15 तो 20 के इक्वल आना चाहिए ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि टी टाइम में कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा, देखिए, एट टाइम टी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एट टाइम टी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, देखिए एट टाइम टी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो टी टाइम पे अगर कैपेसिटर का एनर्जी देखेंगे तो आपको पता है कि कैपेसिटर का होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि टी टाइम पे तो चार्ज क्यू नॉट नहीं रहेगा बल्कि क्यू हो जाएगा, टी टाइम के बाद चार्ज क्यू हो जाएगा, और क्यू अभी आप लोगों ने निकाला तो हाफ हो गया, हाफ क्यू अभी आप लोगों ने निकाला कितना, क्यू नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, आप लोगों ने अभी निकाला है ना, क्यू इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर बाई सी। यानी सॉल्व करेंगे तो कितनी एनर्जी आ गई, अगर इसको सॉल्व करेंगे टी टाइम पे कैपेसिटर में एनर्जी, एट टाइम टी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो हाफ और आ जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर, और नीचे बचेगा, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचेगा, सी। यही आ जाएगा टी टाइम के बाद एनर्जी, नहीं, हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर
और कॉस ओमेगा टी। ये क्यू कहां से आया? अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, दो क्यू का और आई का, और टी टाइम पे इंडक्टर में एनर्जी निकालेंगे तो एट टाइम टी एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का एनर्जी निकालेंगे तो आपको पता है कि वो एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर, पता है ना, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ हो गया, हाफ एल हो गया, एल आई अभी आप लोगों ने निकाला है कितना, आई का इक्वेशन कितना आया है, आई का इक्वेशन आया है माइनस ओमेगा क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अभी निकाला है डिफरेंशिएट करके, जिधर निकाला था साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। इंडक्टर का एनर्जी तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ये बात तो पता होगा ना आपको, हम लोग पहले भी यूज किए हैं। बस अब काम कर लीजिए, हो गया काम ही तो करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए एनर्जी को। और देखिए टी टाइम पे इसका एनर्जी, टी टाइम पे इसका एनर्जी, इंडक्टर का एनर्जी का जोड़ इनिशियल एनर्जी के इक्वल आता है कि नहीं, तब पता चल जाएगा वहां से। हाफ एल यहां से आ जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, देखिए क्यू नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको पता है मेरे बच्चे, क्या पता है जल्दी बताइए, क्या पता है आपको? आपको पता है कि ओमेगा कितना होता है, 1/√(LC)। ओमेगा कितना होता है, 1/√(LC), वही होता है ना। तो आप इसको, इन दोनों को या तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए, इस एनर्जी और इस एनर्जी को डायरेक्टली या तो जोड़ दीजिए, आप पे डिपेंड करता है, और नहीं तो वैल्यू पुट करके जोड़िए, जैसे जोड़िए। आपको टोटल तो एनर्जी का सम ही निकालना है, समझ रहे मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, ओके, एक चीज और, एक चीज और, क्या सुनिए, देखिए इसी एनर्जी को आगे बढ़ा दीजिए या डायरेक्टली भी जोड़ दीजिएगा तो भी आंसर आएगा। जैसे एल ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एल ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे तो देखिए हाफ हो गया हाफ, क्यू नॉट का स्क्वायर हो गया क्यू नॉट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ओके। और यहाँ एल ओमेगा स्क्वायर बचा, वो क्या होता है एल ओमेगा स्क्वायर, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर यहाँ मैं लिख दूंगा अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ एल ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। ओमेगा होता है 1/√(LC)। बोलिए ओमेगा स्क्वायर होता है LC, तो एल ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए, तो अगर आप यहाँ से एल ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो 1/c होगा। देख रहे हैं मेरे बच्चे, एल ओमेगा स्क्वायर 1/c होगा। तो इसको अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये 1/c होगा। यानी कहने का मतलब हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई नीचे में सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब निकालिए टी टाइम पे टोटल एनर्जी। टी टाइम पे कैपेसिटर का ये एनर्जी आया, इंडक्टर का ये आया, देखिए इनिशियल के इक्वल आता है कि नहीं, ओके। शो एट टाइम टी टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट, सो एट टाइम टी, चेक करके दिखा रहा था आपको टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट। तो अगर टी टाइम पे टोटल एनर्जी निकालेंगे सर्किट का, तो ये एनर्जी और वो एनर्जी, ये एनर्जी जो कैपेसिटर का है इंडक्टर का सम, देखिए यू टोटल कितना आएगा, हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर नीचे में सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सॉल्व करूंगा यहां से तो आपको ये कॉमन आ जाएगा अंदर बच्चे का, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आ जाएगा हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी। देखिए ये एनर्जी आ जाएगा टोटल। देखिए शुरू में उतना बाद उतना आया ना, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि शुरू में जो टोटल एनर्जी आएगा कैपेसिटर में, जो इंडक्टर नहीं जोड़े थे या इंडक्टर उसमें नहीं करंट भरा था, ये बोलिए, और टी टाइम के बाद जो इसका एनर्जी आएगा कैपेसिटर का एनर्जी टी टाइम के बाद, और इंडक्टर का जो एनर्जी आएगा टी टाइम के बाद, वो सेम आएगा, वो दोनों का जोड़ सेम नहीं, टी टाइम के बाद इसका जो एनर्जी आएगा, टी टाइम के बाद इंडक्टर का जो एनर्जी आएगा, उन दोनों का जोड़ इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इनिशियल एनर्जी देखिए, इनिशियल देख रहे हैं, तो यहां पर लिख सकता हूं कि शो एट टाइम टी टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट, so at time t total energy of circuit is equal to initial energy।
जो इनिशियल था हमारा ये एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, ओके, उसके को ले देखिए, बस हो गया। इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग कर लिए ना, हेडिंग कर लिया ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, यस 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 यस, ओके। तो अगर ये हेडिंग कर लिए बच्चे, सुनिए, अगर ये हेडिंग कर लिए तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक नोट करना, यहां तक वो नोट कीजिए, फिर ये नोट कीजिए, फिर ये नोट कीजिए, नोट कीजिए इतना जल्दी से, मैं साइड होता हूं, जल्दी नोट कीजिए मेरे बच्चे, जल्दी नोट कीजिए, मैं साइड होता हूं, नोट कीजिए जल्दी से। यस, नोट कर लिया स्टूडेंट, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को समझ सकता हूं बच्चे कि आपको प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में, मैं पूरे को साफ करता हूं और मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा नहीं मेरे बच्चे, तो आपको वो बातें माइंड में डाल के रखनी है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहला, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, तो एल का एनर्जी सी का एनर्जी एल में, एल का एनर्जी सी में जाता है, इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या माइंड में रखना है, तो ये कि एक तरीके से वो ऑसिलेशन हो रहा है तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, तो 1/√LC होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, जो मैंने यहां साफ कर दिया, 1/2π इंटू √LC होगा फ्रीक्वेंसी। एंगुलर निकल गया, ये निकल गया, दोनों निकल गया, ठीक है। फिर टी टाइम पे चार्ज का इक्वेशन Q इक्वल टू क्या होगा कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज घटेगा, तो टी टाइम पे Q इक्वल टू होगा Q0 cos ओमेगा टी, ठीक है, टी टाइम पे। और करंट कितना होगा, तो मैंने अभी बोला करंट का इक्वेशन तो अभी आपने यहां देखा है, कितना, -Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये करंट होगा, ये करंट जो आई का वैल्यू मैंने पुट करा, ओके, तो ये करंट मिलेगा। और मैक्सिमम चार्ज कितना होगा Q0, और मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो Q0 ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू √LC भी रख सकते हो, 1/√LC ओमेगा का वैल्यू, तो मैक्सिमम करंट। इतना बात आपको याद रखना है और माइंड में याद रखना है कि जो इतना शुरू में कैपेसिटर में एनर्जी था, कैपेसिटर के प्लेट के बीच, टी टाइम पर कुछ इंडक्टर में जाएगा और कुछ कैपेसिटर में अगर रहेगा, तो इंडक्टर में जो एनर्जी टी टाइम पे है और कैपेसिटर में जो एनर्जी टी टाइम पे है, उन दोनों का जोड़, जोड़ मींस प्लस, उन दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, तो उन दोनों का प्लस शुरू के एनर्जी के इक्वल होगा। तो आई होप मेरे बच्चे कि आप इस चीज को समझे होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है कि नहीं समझिएगा। कैलकुलेशंस बीच में काफी ज्यादा था, वो तो इस पे भी डिपेंड करता है कि मैथ्स कितना बढ़िया से जानते, लेकिन अगर कैलकुलेशंस को हटाइएगा तो छोटा सा रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें आप लिख सकते हैं चार्ज का इक्वेशन कैपेसिटर पे, करंट का इक्वेशन सर्किट में, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। बाकी तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी देखते ही हैं, देखेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे करते 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 प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो हो जाएगा ये अच्छी से, ओके। और अच्छे से लिखिएगा इन सारी चीजों को, बहुत बढ़िया से, अच्छे से नहीं लिखिएगा तो फिर भूल जाइएगा। और हाँ, अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे, तो कहूंगा इन सब चीजों को सच में बढ़िया से लिखिएगा। चार्ज का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से, ओके। और मैक्सिमम चार्ज Q0 था, मैक्सिमम जो आपका Q0 ओमेगा था, मैक्सिमम करंट Q0 ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, बहुत जरूरी है चीज है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये है। तो आई होप स्टूडेंट्स की आज का क्लास समझ गए होंगे। थोड़ा लगा होगा कि अलग अलग तरीके का ये क्लास, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, कभी कभी बीच में आपको ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसमें कैलकुलेशंस ज्यादा रहेगा, और ये कैलकुलेशंस टीचर लोग इसलिए कर देते हैं ना, जैसे मैंने किया, ताकि कोई पढ़ने वाला बच्चा का ना स्टडी ना खराब हो, अच्छे से वो पढ़ सके। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।